हमने करंट अफेयर किए थे अक्टूबर के ही, जिसमें से स्लाइड नंबर माइग्रेट फूड एंड एग्रीकल्चर हेल्थ फेयर वेस्ट नाइल फीवर। लास्ट टाइम हमने 130 तक कंप्लीट किया था, हो गया भैया ना। इससे नेक्स्ट करना था हमने समर्थ स्कीम से। सो नेक्स्ट है आपका समर्थ स्कीम। सो नेक्स्ट इज समर्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है, दैट इज समर्थ स्कीम, समर्थ योजना। और ये 2 साल के लिए 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भी और आपके 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। सो समर्थ स्कीम केंद्र सरकार की ये स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और ये स्कीम 2 साल के लिए चलेगी, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और बजट इसके लिए टोटल दिया गया है 495 करोड़ टू ट्रेन 3 लाख पीपल और पर्सन इन दी टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स। तो अगर हम बात करें टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल में हम काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडियन, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा इस पर हाई है। सेकेंड हमारे पास जो, अगर हम बात करें किसी भी टाइप के टेक्सटाइल में, तो उसके बाद हमारे पास सिल्क है। पहले आपके पास कॉटन नंबर पे है, कॉटन का सबसे ज़्यादा हम रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सिल्क है, सिल्क के बाद आता है मसलिन। मसलिन इन तीनों में सबसे महंगा होता है, कॉटन सबसे सस्ता है, आफ्टर दैट सिल्क, सिल्क के बाद आपके पास मसलिन है। एक होता है आपका कॉटन मीन्स कपास, दूसरा आपके पास सिल्क है, सिल्क को सिल्की कहते हैं, और लास्ट आपके पास है मसलिन, इसे कहते हैं मलमल। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट इसकी जो आपकी मार्केट है। पर कॉटन सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। कॉटन सबसे ज़्यादा आपके डेक्कन लावा प्लेट्यू में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है और वहाँ पे इजीली इसे ग्रो कर सकते हैं। नॉर्थ में भी उगाते हैं कपास, जिसे पंजाबी में कपा भी कहते हैं, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं जितनी आपकी साउथ में है। सो महाराष्ट्र टॉप पे है टेक्सटाइल सेक्टर में। और टेक्सटाइल को देखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी बनाया था, राइट, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आपका बहुत जगह पे भी है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी है, ये करनाल के पास। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हम करते ही हैं, बट हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल बाहर की कंट्रीज को सप्लाई कर देते हैं। जितना भी कच्चा माल है, जितना भी हमारे पास रॉ सिल्क है या रॉ हमारे पास जितना भी कॉटन है, ये बाहर कंट्रीज को बेच दिया जाता है। वही कंट्रीज क्या करती है, इससे डिफरेंट टाइप के आपके क्लोथ बनाती है, और उसी क्लोथ के ऊपर कुछ एक टैग लग जाते हैं बाहर की कंट्री के, अगेन इंडिया में वापस आके उसका प्राइस डबल हो जाता है। सो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और साथ साथ में कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये समर्थ स्कीम जो है, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को इन्होंने टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल देने की बात की है। 495 करोड़ का लगभग बजट है। अब समर्थ स्कीम क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है इन दी टेक्सटाइल सेक्टर। इट इज अ डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम। सिंपल, अब हमें यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमें एक टाइप से अपनी क्षमता बढ़ानी है, हमारी अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है, सो दैट हम उसे रॉ मटेरियल को बाहर ना भेजें। बाद में वो फिनिश्ड गुड बन के जब यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर कुछ एक कंट्रीज के टैग होते हैं, और उसी टैग को हम कहते थे कि ब्रांडेड है, बट बात क्या है कि रॉ मटेरियल यहीं से गया। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, डिमांड ओरिएंटेड और डिमांड ड्रिवन या फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को टेक्सटाइल के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपके केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास 6 की NCERT पढ़ी हो तो वहाँ पे दे रखा है देयर इज यान, एक मिनट कटनी पूरा नहीं होता ये, जैसे एक होता है यान, फिर होता है थ्रेड, एंड देन फिर आपका एक टाइप से टेक्सटाइल। तो एक यान होता है, उसके से थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड के बाद फिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर आपके पास कॉटन है, कॉटन की स्पिनिंग की जाएगी, स्पिन करने के बाद
जैसे आप कहते हैं चरखे में कतना करते हैं ना, जैसे काटते हैं वैसे ही। तो पहले कॉटन को लिया जाएगा, उसकी स्पिनिंग की जाएगी। जब स्पिनिंग कर रहे हैं तो स्पिनिंग से जो सबसे पहले जो थ्रेड बन रहा है उसको यार्न कहते हैं। यही आपका यार्न जो है आगे चलकर थ्रेड बनता है, धागा बनता है, और यही धागे जो है आगे मल्टीप्लाई करके मल्टीपल कंट्रीज में भेजे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पिनिंग भी कर रहे हैं, यार्निंग भी कर रहे हैं, थ्रेड भी बना रहे हैं, थ्रेड बना के फिर उनको दे दे रहे हैं। तो थ्रेड को फिर अल्टीमेटली मशीन में डालना है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाने बहुत ईजी है। सो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें प्लेसमेंट भी करनी है बच्चों की, ताकि वो इसी क्षेत्र में काम कर सके। एम क्या है, टू इंसेंटिवाइज एंड सप्लीमेंट the efforts of the industry to in creating jobs in the organized textile and related sectors covering the entire value chain of the textile excluding spinning and weaving। ये कह रहे हैं कि भारत में सिर्फ स्पिनिंग एंड वेविंग का ही काम किया जाता है। मतलब पहले धागे को, सिंपल आपका जो रॉ मटेरियल है उसको पहले वेविंग की जाती है, उसके बाद स्पिनिंग की जाती है, उसका थ्रेड बनाया जाता है, फिर हम बाहर भेज देते हैं। ये कह रहे हैं कि इससे बेटर है कि हम इसमें इंसेंटिव दें, जो लोग ये काम करते हैं उनको इंसेंटिव दें, सप्लीमेंट करें उनके एफर्ट्स को जो इतना ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में लोगों के लिए नई से नई जॉब्स आ सके। साथ साथ में इसी से रिलेटेड कोई अगर आपका सेक्टर है तो वहां पे चेन ऑफ टेक्सटाइल बनाया जाए, ताकि सारे के सारे जो आपका मटेरियल यहाँ पे स्पिनिंग की जा रही है, वेविंग की जा रही है, यॉर्निंग की जा रही है, वो पूरा का पूरा इंडिया में रहे और इंडिया में ही इसको बनाया जाए, सो दैट बाद में बाहर की कंट्री से फिनिश गुड बनकर इंडिया को ही महंगा ना पड़े। सो समर स्कीम इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल, और 495 करोड़ का यहाँ पर बजट है। सिंपल 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब ले सकें और काम कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास INS समर्थक। सो INS समर्थक जो है ये आपका इंडियन नेवी का एक नया वेसल है, मतलब एक नया जहाज है, और ये मल्टीपर्पज है वेसल, पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं और मल्टीपल इसके अलग काम भी हैं। सो INS समर्थक, अब सिंपल इसको बनाया L&T। L&T बहुत बड़ी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। L&T में ज्यादातर बच्चों का जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं वो चाहते हैं कि L&T में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि L&T बहुत सारे काम करती है, सिंपल शिप बनाने का काम नहीं करती है। L&T को आप चाहे किसी फ्लाईओवर का काम दे दीजिए, चाहे आप इनको किसी ब्रिज का काम दे दीजिए, चाहे वो स्टील का ब्रिज हो, चाहे वो आपका कंक्रीट का ब्रिज हो, तो मल्टीपल टाइप के काम जो करती है L&T। और L&T का प्रॉपर एक, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वारंटी देते हैं, वैसे ही वारंटी देते हैं 50 साल की, कि अगर जरा से भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उनके बनाए हुए किसी भी स्ट्रक्चर में, तो ये पूरा का पूरा पैसा वापस करेंगे, और साथ साथ में उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर भी करेंगे। तो मतलब इनकी कंपनी बहुत ज्यादा टॉप पे चलती है। लार्सन एंड टोब्रो इसका फुल फॉर्म है, L&T, दैट इज लार्सन एंड टोब्रो रिसेंटली लॉन्च्ड INS समर्थक, अ मल्टीपर्पज वेसल ऑफ द इंडियन नेवी। सो INS समर्थक के बारे में अगर हम देखें, सो ये फर्स्ट ऑफ 2 मल्टीपर्पज वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी। The vessel was designed and constructed in-house by Larsen and Toubro shipyard at Katubari, aligning to the center's Make in India initiative and आत्मनिर्भर विजन। ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर का एक विजन है, दृष्टिकोण है, और हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है कि भारत में ही चीजें बनाई जाए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार 2 मल्टीपर्पज वेसल बनाए गए हैं इंडियन नेवी के लिए। इसको डिजाइन किया है L&T ने, और इसे इन हाउस, मतलब इन हाउस का मतलब क्या है कि भारत में ही बनाया गया है, जिसमें इनका जो शिपयार्ड है, L&T का शिपयार्ड है, वो काटुबली में है, और इसको सरकार, केंद्र की सरकार का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और आत्मनिर्भर जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत में बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, मल्टी रोल platform designed to support development and construction testing of next generation weapons and sensors for Indian Navy। सिंपल ये कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कि इसके ऊपर अगर कोई भी नई टाइप की आपकी मिसाइल है, कोई भी अगर आपका रॉकेट है, या कोई भी नेक्स्ट जनरेशन की आप यहाँ पे वेपन्स बना रहे हैं, तो उसको इसके ऊपर रखकर उसको टेस्ट किया जा सकता है। मतलब इसके ऊपर उसको प्लेस करके आप टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स हो, राइट। It will also perform a variety of other functions including maritime surveillance। तो ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग के अलावा और क्या क्या काम कर सकता है ये, आप मैरीटाइम सर्विलेंस, मतलब आप समुद्री क्षेत्र जो है भारत का, जहां तक भारत की समुद्री क्षेत्र की सीमा लगती है वहां तक आप सर्विलेंस कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, मतलब पेट्रोलिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलिंग लिखा है। लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग सरफेस एंड एरियल टारगेट्स। तो अगर आपको कोई सरफेस के ऊपर टारगेट करना, मतलब कोई मिसाइल छोड़नी है सरफेस के ऊपर, या फिर आपको ओवर दी
एरियल, अगर आपको हवा में भी कोई मिसाइल या रॉकेट को छोड़ना है, कोई अटैक करना है, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड कॉम्बैटिंग सी पोल्यूशन, तो अगर समुद्री पोल्यूशन को कम करना है उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उसको भी आप बचा सकते हैं, उसको भी आप मानव सहायता दे सकते हैं। सिंपल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दिया जा सकता है। बाकी इसकी यहाँ पे लेंथ दी है, विड्थ दी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है कि कितना ये भार उठा सकता है, कितनी इसकी विड्थ है। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 15 नॉट्स। एक नॉट होता है आपका लगभग 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कम स्पीड है ना, मतलब एक नॉट का मतलब क्या है कि ये जहाज 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, मतलब 1800 मीटर ही 1 घंटे में तय करेगा। तो थोड़ी स्लो स्पीड है इसकी, क्योंकि भार भी ज्यादा है और इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। सो दिस इज आईएनएस समर्थक। समर्थक है, हर एक चीज में समर्थ है ये, चाहे पेट्रोलिंग करवाइए, चाहे आप कोई मिसाइल यहाँ से टेस्ट करिए, कोई टारगेट को अगर हिट करना उस पर यूज कर सकते हैं। अगर कोई फंस जाता है, स्ट्रैंड हो जाता है समंदर के बीच में, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है। सी पोल्यूशन में काम कर सकता है, सो मल्टीपल काम कर सकता है, निगरानी का भी काम कर सकता है। दिस इज आईएनएस समर्थक और इसको बनाया है लॉर्सन एंड टोब्रो ने ही। नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये रिपोर्ट निकाली जाती है हर साल, एनुअल रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। सो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट न्यू आपकी रिपोर्ट है WEO। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024. India is poised to face higher increase in energy demand than any other country over the next decade, according to World Energy Outlook report. ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में जो आपकी ऊर्जा की डिमांड है, एनर्जी की डिमांड है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज आने वाले कुछ एक दशकों में, कुछ एक डेकेड्स में। और ये रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के हिसाब से भारत में एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है बाकी कंट्री से अलग से ज्यादा, क्योंकि अभी आपको पता पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, इंटरनेट हमें ज्यादा यूज करना है, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, विंड एनर्जी भी चाहिए, सो हमें मल्टीपल टाइप की एनर्जी चाहिए। सिंपल हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फॉर एवरी पर्पज, चाहे आपकी क्लासेस हैं, चाहे आपकी ट्रॉपिकल नेशन होने के कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो फैन, एसी, कूलर सब चलता है। ऑल्सो हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनके लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली हमें लाइट की भी जरूरत है। सो भारत में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन राइज कर ही रहा है, टॉप पे जा रहे हैं हम। तो इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसे हर साल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है अपनी मैगजीन में। इट इज मोस्ट अथॉरिटेटिव ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन। सो ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी आपकी एनर्जी का एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी कंट्री को कितनी डिमांड है, कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी कंट्री में एनर्जी के ऊपर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो डाटा है, अथॉरिटेटिव जो ग्लोबल सोर्स है, वो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही है। और इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में है, राइट। It defines, so it identifies and explores the biggest trends in the energy demand and supply as well as what they mean for energy security, emissions and economic development. तो ये कुछ एक आपके एरियाज हैं जिनके ऊपर ये ट्रेंड बनाती है, ये एक्सप्लोर करती है, आइडेंटिफाई करती है कि जहां कहां पे एनर्जी का डिमांड सबसे ज्यादा है, कहां पे ट्रेंड चल रहा है जहां पे एनर्जी डिमांड सबसे ज्यादा है, दूसरा सप्लाई कहां पे ज्यादा है, और दूसरा ये एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करते हैं कि आने वाले समय में कहां पे एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए आपके पास कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। दूसरा, आप एमिशन कितने करते हैं। एमिशन का सिंपल मीनिंग है कि आप थर्मल पावर प्लांट, कोयले से बिजली बना रहे हैं, राइट, तो उससे आप कितना ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप पोल्यूटेंट्स छोड़ रहे हैं हवा में। ऑल्सो आप डिफरेंट टाइप के, जैसे कि लकड़ी जला के भी कोई एनर्जी यूज कर रहा है, दैट इज खाना बनाने के लिए, राइट। सो ये कह रहे हैं कि मल्टीपल टाइप के एमिशन किए जाते हैं, उनको भी देखता है ये कौन से देश में कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कहां पे कितना आर्थिक विकास हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। सो रिपोर्ट फाइंड्स दैट लो एमिशंस एनर्जी सोर्सेज आर सेट टू जनरेट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। ये कह रहे हैं कि ऐसे एनर्जी के संसाधन या ऐसे एनर्जी के सोर्स जो कि बहुत कम एमिशन करते हैं, वेरी लो एमिशन करते हैं, ये सोर्सेज को यूज किया है। सिंपल लो एमिशन एनर्जी का सिंपल मीनिंग है कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करेंगे और
ये लगभग पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है, उसका हाफ जो है सिर्फ और सिर्फ आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही बनाया जाएगा। मतलब सोलर से, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी 2030 तक, जो कि पूरे अर्थ की या पूरे वर्ल्ड की 50% एनर्जी नीड को पूरा करेगी। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को यूज करके 50% एनर्जी जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से बनाई जाएगी 2030 तक, ये इनका टारगेट है। डिमांड फॉर कोल, ऑयल, गैस इज एक्सपेक्टेड टू पीक एट द एंड ऑफ दिस डेकेड। ये कह रहे हैं कि जो आपकी कोयले के लिए डिमांड है, जो ऑयल, चाहे वो आपका कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल है या गैस है, इसकी जो डिमांड है वो आने वाले 10 सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ज्यादातर डिपेंडेंट हैं कोयले के ऊपर, ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर। तो दीज आर दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, क्योंकि कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे ये, राइट। सो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि जो चीता है उनको यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, सो दैट यहाँ पे जो टूरिज्म है इस क्षेत्र में वो बढ़ जाए। सिंपल, आपको पता है कि चीता जब जो है ज्यादातर नामीबिया से लाए गए हैं इंडिया में, और ज्यादातर इनको रखा गया है कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले टाइम में जो आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से कह रहे हैं कि चीता जो है उनको री इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बढ़ जाए। टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? लोग चीता देखने आएंगे, राइट, जंगल सफारी के थ्रू या फिर दूर से। सो अब ये आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, जहाँ पे चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, with one boundary running parallel to the राजस्थान बॉर्डर। सिंपल, तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब जहां पे इसका बॉर्डर राजस्थान के साथ लगता है मध्य प्रदेश का। और इट लाइज इन दी खटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। सेंचुरी वाज नोटिफाइड इन 1974, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 368 स्क्वायर किलोमीटर। तो कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाई जाती है। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे पेड़ साल में 2 बार पत्तियां गिराते हैं, या एटलीस्ट 1 बार पत्तियां गिराते हैं, चाहे पतझड़ में चाहे बसंत ऋतु में। और ये जो आपकी सेंचुरी है इसको 1974 में नोटिफाइड किया था, मतलब सरकार की नजरों में ये 1974 में आई थी, और उसके बाद इसको ये दर्जा दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस। और इसका एरिया 360 स्क्वायर किलोमीटर है, 368 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। रिवर चंबल जो है इसके बिल्कुल बीचों बीच से बहती है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब इसमें इन्होंने कहा कि टोपोग्राफी बहुत सारी है, यहाँ पे हिल भी हैं, आपके प्लेटोज भी हैं, कुछ एक कैचमेंट एरिया भी, मतलब यहाँ पे पहाड़ियां भी पाई जाती है, पठार भी पाया जाता है, और यहाँ पे कुछ एक रिवर का कैचमेंट एरिया भी है। और ये चंबल नदी के साथ ही है, मतलब चंबल नदी इसके बीच में से गुजरती है। सो ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें एक रिजर्वॉयर है, जैसे कि यहाँ पे रिजर्वॉयर दिखा रखा है। मतलब रिजर्वॉयर का सिंपल मीनिंग है लेक, दैट इज आर्टिफिशियल लेक। रिजर्वॉयर का सिंपल सा मीनिंग है एक डैम, है ना। तो इसी नदी, जो चंबल नदी है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है, और उसके बीच में जो पानी है उसको ये कह रहे हैं कि रिजर्वॉयर है, एक टाइप से डैम है। अब ये कह रहे हैं कि इस डैम के नियर बाय बहुत सारे पक्षी आते हैं और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको एक कह सकते हैं स्टेटस दिया गया है, डेजिग्नेशन दिया गया है, दैट इज वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। मतलब यहाँ पे एक तो बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे यही मेन चीजें हैं कि यहाँ पे अभी चीता आने वाला है, चीता आने के साथ साथ में यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। 1974 से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है, 368 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे है, चंबल बीचों बीच से गुजरती है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। अब यही चंबल नदी जो यहाँ पे एक रिजर्वॉयर बनाती है, जिसके कारण इसको हम कहते हैं कि दिस इज एक टाइप से रिजर्वॉयर जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, और यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए इसको IBA का टाइटल दिया गया है। सो दिस इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये है वल्चर के बारे में, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, मतलब लंबी चोंच वाला गिद्ध, सिंपल। सो दिस इज लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसकी जो एक ऐसे बीक है बहुत ज्यादा लंबी होती है, सो इसलिए इसको लॉन्ग बिल्ड वल्चर कहते हैं। जैसे कि
ये है। लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि गिद्ध होता क्या, ये होता है गिद्ध। अब पंजाबी में इसको क्या कहते हैं आपको मालूम होगा, गिद्ध ही कहते होंगे। सो दिस इज गिद्ध। इसकी चोंच अब उधर याद दिख नहीं रही है, पर इसको देखिए, इसकी चोंच थोड़ी बड़ी है, राइट। सो इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। कई बार ये अटैक भी कर देते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इनको, है ना। तो इनके जो पंजे होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, है ना, उनसे कई बार कट भी कर देते हैं। ये ज्यादातर शिकार ये अपने पंजों से ही करते हैं। बहुत वो एक टाइप से ब्लंट नहीं कह सकते, बहुत शार्प होते हैं। सो अ रीसेंट स्टडी हैज हाईलाइटेड the population of the critically endangered long-billed vulture has seen a steady increase between 2015 to 2021, with this species exhibiting 74% breeding success rate in the Mudumalai Tiger Reserve. ये कह रहे हैं कि हाल ही में एक हुए अध्ययन के अनुसार, एक नए आपके स्टडी के अनुसार, जो आपके ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, लंबी चोंच वाले जो वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनकी जो तादाद है, इनकी जो पॉपुलेशन है, उसमें इंक्रीज आया है 2015 से लेके 2021 तक। और ये स्पीसीज जो है लगभग इनमें 74% ब्रीडिंग हुई है। तो इनका जो ब्रीडिंग रेट है वो इंक्रीज हुआ है लगभग 74%। और टाइगर रिजर्व है, दैट इज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। सो इसके बारे में अब देखते हैं कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर होता क्या है। सो इट इज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू एशियन रीजन। सो ये आप कह सकते हैं विश्व का सबसे पुराना गिद्ध है जो कि एशिया में पाया जाता है। सो इट इज ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू एशियन रीजन। इनका दूसरा नाम है इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, भारतीय लंबी चोंच वाला वल्चर या फिर गिद्ध, ड्यू टू देयर कंपैरेटिवली लॉन्गर बीक। बाकी जगह पे जो आपके वल्चर पाए जाते हैं उनकी जो बीक है, उनकी जो चोंच है छोटी होती है, बट ये जो वल्चर हैं आपके इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, दे हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर बीक। इट इज अ मीडियम साइज्ड बल्कि स्कैवेंजर फीडिंग मोस्टली ऑन द कार्कैसेस ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये मीडियम साइज का मध्यम आकार का एक स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर्स मैंने आपको एनवायरनमेंट में समझाया था कि ऐसे पक्षी या ऐसे जीव जो कि डेड एंड डिके एनिमल्स को खाते हैं या उनसे अपना गुजारा करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। उसी को उन्होंने लिखा है कि दे मोस्टली फीड ऑन द कार्कैसेस ऑफ डेड एनिमल्स, राइट। एंड फीमेल्स ऑफ दिस स्पीसीज आर स्मॉलर देन द मेल्स। तो यहाँ पे जो इसमें मादा जो गिद्ध है उनका जो आकार है, नर जो आपके मेल जो वल्चर होते हैं उनसे काफी कम होता है। तो फीमेल का मेल से कम साइज होता है। हैबिटेट दे आर यूजुअली फाउंड इन दी सवाना। सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ज्यादातर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं, राइट, दैट इज आपका सवाना। सो इनके अदर और भी हैबिटेट हो सकते हैं कि जैसे कि कुछ एक गांव के नजदीक, कई शहरों के नजदीक, या फिर किसी कृषि योग्य भूमि के नजदीक, कल्टिवेटेड एरिया के नजदीक भी ये पाए जा सकते हैं। दे आर नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो ज्यादातर अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के 3 ही कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज भारत, पाकिस्तान और नेपाल में। IUCN दैट इज रेड लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो IUCN की लिस्ट में दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इन्होंने कहा है कि इसमें थ्रेट क्या है, इनके ऊपर खतरा क्या होता है ज्यादातर जो आपके वल्चर्स हैं। सो इंडियन वल्चर हैज सफर्ड 97 to 99% population decrease due to poisoning caused by the veterinary drug diclofenac. This drug is toxic for vultures. It was given to working animals as it reduced joint pain, so kept them working for longer period. Simple. ये कह रहे हैं कि डाइक्लोफेनेक नाम की जो दवाई जो कि एनिमल्स को दी जाती है, एनिमल जब डेड होते हैं तो उसी को ये वल्चर कंज्यूम करते हैं। तो 97 से 99% जो इनकी पॉपुलेशन कम होने का कारण है वो यही बीमारी, इसकी वजह से इनकी बॉडी में एक टाइप से पॉइजनिंग शुरू हो जाती है, जहर फैलना शुरू हो जाते हैं, तो इसके कारण इनकी डेथ होती है। अब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट में है और यहाँ पे ट्राई जंक्शन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इट इज इन तमिलनाडु स्टेट और इसके 3 स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, दैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये मुदुमलाई तीसरी चौथी बार आ गया आपके करंट अफेयर्स में। सो इसको याद रखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, and this is long-billed vultures. What is the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System, SWIFT system? SWIFT जो है आपकी फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन्स में यूज किया जाता है, ये आप मनी बैंकिंग फाइनेंस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। स्विफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज करते हैं मल्टीपल कंट्रीज इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई भैया बैठे हैं बाहर यूके में, फ्रांस में, या फिर किसी भी आउट एब्रॉड कंट्री में, आपको वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या फिर अदर बोर्ड के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, एक टाइप से रेमिटेंस भेज रहे हैं। वो रेमिटेंस क्या है, वहां से भेजा जाता है, फिर इंडिया में आता है, फिर उसको कन्वर्ट करके आपको डॉलर से आपको या यूरो से सीधा आपको रुपीज में दिया जाता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, उनके अकाउंट से पैसे कटे, आपके अकाउंट में पैसे आए, तो आपको क्रेडिट होने के बाद मैसेज आ जाता है ना। आप अपना अकाउंट जो है यूपीआई के थ्रू चेक कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए आ गया है ना, या फिर उसमें से अगर आपने खर्च कर दिया तो भी आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उल्टा समझिए, यहाँ से कोई स्टूडेंट गए बाहर पढ़ने के लिए, है ना, इधर समझदार तो है नहीं, वो भेजेंगे यहाँ वहाँ पे 5-6 साल तो उनको पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ से पिताजी जो है वो बैंक जा रहे हैं, बैंक से वो पैसा जमा कर रहे हैं कि ये 20 लाख रुपया है, मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है, उसको देना है ना। तो फिर यहाँ से वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जाएगा, कुछ एक उसमें से वो चार्ज काटते हैं पैसे भेजने में भी, फिर उसके बाद वो जो है वो रुपीज से फिर डॉलर में उनके पास कन्वर्ट होकर पहुंचता है। तो अब यहाँ से जो आपका 20 लाख अकाउंट से कटा है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, राइट। अब वहां के बैंक में चाहे HSBC है, आपका हांगकांग शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन है, या फिर वहां का कोई बैंक है ना, कनाडा का कोई बैंक है या यूरोप का कोई बैंक है, उसमें जब वो ट्रांजेक्शन किए तो वहां पे भी वो रिफ्लेक्ट करती है। तो पूरा का पूरा जो ये आपका डाटा कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू पता लग जाता है कि कितने पैसे भेजे हैं, कितना पैसा मतलब कटा है, या फिर कितनी ट्रांजेक्शन फीस लगी है। तो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन चलता है ये आपका इंटर बैंक या फिर इंटरनेशनल जो बैंकिंग के बीच में कम्युनिकेशन चलता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्विफ्ट सिस्टम। जैसे कि इंडिया में बैंक के पास जब पैसा नहीं होता तो आरबीआई से पैसा लेता है ना। 2 टाइप के आपके पास रेपो रेट है, एक रिवर्स रेपो रेट, एक रेपो रेट, है ना। तो उसमें जो ई-कुबेर पोर्टल है, आरबीआई का भी खुद का पोर्टल है, जैसे स्विफ्ट सिस्टम है वैसे ही आरबीआई का खुद का पोर्टल है, उसको कहते हैं ई-कुबेर। ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे और ई-कुबेर पोर्टल के थ्रू आरबीआई आपको 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, जितना भी पैसा चाहिए वो आपको देता है। और जब आप वापस करते हैं तो ई-कुबेर पोर्टल के थ्रू वापस करते हैं। तो वैसे ही इंटरनेशनल जो आपका बैंकिंग सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन के लिए मेथड है उसको कहते हैं स्विफ्ट। और इंडिया में जो हम यूज करते हैं आरबीआई टू इंटरबैंक, आरबीआई से बैंक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है, वो आपका ई-कुबेर से होता है। So this is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System, that is SWIFT system. So a Russian envoy in India recently called for alternative to SWIFT system used for global payments, from which Russia was expelled after beginning of war in Ukraine. ये कह रहे हैं कि पहले तो रशिया भी इसका पार्ट था स्विफ्ट सिस्टम का, पर जब से रशिया की थोड़ी बहुत तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, तो यूरोपियन यूनियन ने इनको इससे बाहर कर दिया। ये कह रहे हैं कि आप हमारा स्विफ्ट सिस्टम यूज नहीं कर सकते। अब रशिया के एनवॉय का मतलब क्या है कि रशिया का कोई व्यक्ति जो भारत में आया था, जो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि रशियन कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति इंडिया में आया और इंडिया में आकर उन्होंने कहा कि हमें एक अल्टरनेटिव बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस अल्टरनेटिव में अगर आप देखें तो यूरोपियन नेशंस और अमेरिका, उनकी ज्यादा चलती है स्विफ्ट सिस्टम में। तो जब भी चाहे वो हमसे स्विफ्ट सिस्टम छीन सकते हैं, ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जैसे रशिया को बाहर निकाला, तुम लोगों को भी बाहर निकाल देंगे। रशिया का सबको कहना यही है। तो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना खुद का एक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिस्टम बनाना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर वो हमें नहीं देंगे तो हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा है, क्योंकि हमें भी एक्सपेल कर दिया तो आने वाले टाइम में इंडिया जैसे पाकिस्तान के साथ चलता रहता है हमारा, तो हमें भी उससे निकाला जा सकता है। सो अब स्विफ्ट सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। स्विफ्ट सिस्टम, इट इज a member owned cooperative that provides safe and secure financial transaction for its member। ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है, मींस इसके 2 मेंबर्स हैं, दैट इज यूरोपियन यूनियन प्लस आपका यूएस। ये कह रहे हैं कि इन दोनों मेंबर्स ने इसको मिलकर बनाया है और ये आपको सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्प करता है। जो भी कंट्री इस ग्रुप का मेंबर है उनको ये क्या करते हैं, फॉर इट्स मेंबर, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक टाइप से ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए हेल्प करते हैं। अब ये बनाया कब गया था? 1973 में बनाया गया था, जिसमें 239 बैंक्स थे
15 कंट्रीज के। तो 15 देशों के 239 बैंक्स ने आपस में मिलकर इस सॉफ्टवेयर को बनाया या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया 1973 में। उसके बाद SWIFT is a network that banks use to communicate with each other securely, mainly to give instructions for transferring funds between accounts। तो अगर आप इंडिया के अकाउंट से यूएस के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति यूएस में बैठा है या कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो उसको पेमेंट करने के लिए ये नेटवर्क हेल्प करता है ताकि जो बैंक है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, राइट। जैसे इंडिया से पैसा जा रहा है यूरोप में, उसको आपने तब्दील करना है, तो वो यूरो के हिसाब से इंडिया का जो पैसा है उसकी कितनी वैल्यू उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से आपसे उन्होंने 10% के हिसाब से या 20% के हिसाब से आपसे सर्विस चार्ज कितना लेना है। तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चलता है दोनों बैंक्स के बीच में। तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये यूज करते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन दी अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल पहले बता देंगे कि इतना अमाउंट कटेगा, आप अपने कस्टमर को बता दीजिए कि अगर आप 10 लाख भेज रहे हैं तो उसमें इतना सर्विस चार्ज है, इतना टैक्स लगेगा। सो ये पहले ही कम्युनिकेट कर देते हैं। तो यहाँ से कम्युनिकेशन जाएगा एसबीआई में, एसबीआई से जो व्यक्ति एसबीआई में खड़ा है अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए। स्विफ्ट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रीमलाइंड मेथड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट। तो कह रहे कि पूरे विश्व भर में जितने भी आपकी पेमेंट्स होती है, जितना भी सेटलमेंट किया जाता है, वो चाहे वो कंपनी टू कंपनी हो, कंट्री टू कंट्री हो या फिर व्यक्ति टू व्यक्ति हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो, उसमें पूरा का पूरा जो मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट का वो यही संभालता है, सेटलमेंट का भी काम यही संभालता है। इसके अलावा अभी तक कोई बड़ा मेथड है नहीं, सबसे बड़ा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। स्विफ्ट वर्क्स बाय असाइनिंग ईच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन a unique code with either 8 or 11 characters known as बैंक आइडेंटिफायर कोड या फिर BIC। तो सिंपल कह रहे हैं कि जो स्विफ्ट सिस्टम है हर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो आपका SBI है, एक्सिस है या कोई भी बैंक है, उसको एक टाइप से ये यूनिक कोड देते हैं जिसके थ्रू उसको आप एक टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपके बैंक का IFSC कोड होता है, IFSC कोड पता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल कोड है ना, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड है IFSC। तो इसमें आपका जैसे कि PNB तो इसमें कहता PUNB है ना, तो इसका मतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक है। तो उसके आगे फिर इन्होंने 0001 करके अपनी ब्रांच कोड होता है, उसके बाद एंड में लिखा होता है। जैसे SBI का होता है SBIN मतलब SBI इंडिया, और साथ में 003124 जो एंड में है, दिस इज ब्रांच कोड, और ये आगे जो है ये SBI का कोड है ना। तो 31 पूरे इंडिया में 3124वीं ब्रांच जो है उसका कोड है ये। तो वैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे या तो 8 नंबर का या तो 11 नंबर का आपको कोड दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि बैंक को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसको BIC कहते हैं। अब हेडक्वार्टर क्या है इसका, तो आपके स्विफ्ट सिस्टम का जो हेडक्वार्टर दैट इज इन ला ह्यूप्ले, बेल्जियम। द सिस्टम इज ओवरसीन by the central banks of the G10 countries, European Central Bank and the National Bank of Belgium। तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसका हेडक्वार्टर है स्विफ्ट सिस्टम का, दैट इज इन ला ह्यूप्ले। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो संभालता है, इस पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके G10 कंट्री। G10 कंट्री जो है वो इसको संभालती हैं, इनके लोग। दूसरा यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, जैसे हमारा RBI है वैसे उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो इसकी देखरेख करता है, इसकी मेंटेनेंस करता है। और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम जो है, जैसे हमारा नेशनल बैंक क्या है SBI, सेंट्रल बैंक है हमारा RBI, तो वैसे कह रहे हैं कि यहाँ का नेशनल बैंक जो है बेल्जियम का, वो भी इसको देख रेख करता है। इट्स शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंट्स अराउंड 3500 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करें तो इसमें जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपने अपना शेयर लगा रखा है, तो लगभग 3500 आपकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब 3500 अभी इसमें बैंक्स हैं। सिंपल, पहले 239 बैंक्स थे, अभी 3500 से ज्यादा मेंबर है। मतलब 3500 से ज्यादा मेंबर जो है इस स्विफ्ट सिस्टम को यूज करते हैं। तो दिस इज स्विफ्ट सिस्टम, जिसके लिए रशिया कह रहा है कि अभी हमें एक अल्टरनेट बनाना चाहिए, राइट। सो जल्दी बनाएंगे, हर एक चीज का अल्टरनेट होना जरूरी है, नहीं तो मोनोपोली हो जाती है, फिर वो आपको कभी भी डिसगाइज कर सकते हैं। जब कभी भी आपको जरूरत होगी वो आपको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। सो G10 कंट्रीज कौन सी है, वहां भी G10 का नाम आया था। तो G10 कंट्री कौन कौन सी हैं, इसको ग्रुप ऑफ 10 भी कहते हैं। और यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, मतलब 11 औद्योगिक देश है जहाँ पे उद्योग बहुत ज्यादा, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा। तो इसमें नाम दे रखे हैं इन्होंने। सो ये इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए कई बार मिलते हैं, हर साल ही आपस में एक मीटिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बेल्जियम है जिसने स्विफ्ट बनाया, राइट। फिर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK एंड लास्ट में US। तो दीज आर दी 11 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस
जिन्होंने इसको मिलकर बनाया है, इसको ग्रुप ऑफ 10 कहते हैं, और हर साल ये मीटिंग करते हैं टू डिस्कस इंटरनेशनल फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस के ऊपर ये बात करते हैं। सो G10। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसको रिसेंटली टाइटल दिया गया था वेटलैंड का, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो स्विफ्ट इज लाइक लिंक बिटवीन इंटरनेशनल बैंक। हाँ जी, एक टाइप से लिंक है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटर बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स या फिर रीजनल बैंक्स के थ्रू। और इंडिया में जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है उसको, उसके लिए यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं CBS, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ये सब आपका इंटरनेशनल, मतलब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का है, मनी बैंकिंग फाइनेंस में आता है। सो नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स को संरक्षित रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सो द carcass ऑफ nearly 9-year-old tigress in Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve II was found in newly notified Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve in Boondi। तो राजस्थान के बूंदी क्षेत्र में ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। इसका जो सेकंड पार्ट है रामगढ़ विषधारी 2, उसमें एक 9 ईयर मतलब 9 साल के किसी टाइगर्स का बाघिनी जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं फीमेल बाघ, उसका यहाँ पे डेड बॉडी देखने को मिला, कारकेस देखने को मिला, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, राइट। तो उसके बाद ये न्यूज में आएगा कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। सो लोकेशन है इसकी, इट लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ये बिंदी नहीं आएगा, यहाँ पे बूंदी आएगा। बूंदी डिस्ट्रिक्ट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ विंध्या एंड अरावली एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जो आपका ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, कुछ एक पार्ट इसका मध्य प्रदेश के विंध्या और अरावली के साथ जुड़ता है। अरावली आपकी वैसे ही राजस्थान की तरफ जाती है, और कह रहे कि विंध्या के साथ भी अटैच है, राइट। और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये बफर एरिया है बिटवीन रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड दूसरी साइड पे आपके पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो इसकी बाउंड्री मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के साथ भी लगती है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ भी लगती है। सो सिंपल, यहाँ पे एक टाइग्रेस की डेथ हुई है, उसके बाद से न्यूज में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इट इज इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है बीमारी, दैट इज काला अजहर। बहुत ज्यादा चलती है बीमारी, दिस इज काला अजहर। India could be at the threshold of eliminating Kala Azhar as the public health problem, with the country having managed to keep the number of cases under 1 in 10,000 as per WHO parameters for elimination certification for 2 consecutive years now. Simply कह रहे हैं कि भारत अपनी थ्रेशहोल्ड, मतलब अपनी जो इनकी एक टाइप से कमिटमेंट है उसको पूरा करने वाला है। कैसे? क्योंकि काला अजहर जो है उसकी जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है कि जनता के लिए ये स्वास्थ्य चिंता है, इसको जल्द ही हमारी कंट्री जो है आने वाले समय में एलिमिनेट कर देगी, मतलब हमें इसे खत्म करने वाला है इस बीमारी को भारत से। क्योंकि इन्होंने कहा है कि भारत में अगर देखा जाए तो 10,000 लोगों में से एक ही व्यक्ति को काला अजहर नाम की बीमारी हो रही है। तो इससे ये पता लगता है कि भारत ने बहुत सारे जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस अंडर 1 in 10,000 एज पर द WHO, तो हमने बहुत ज्यादा कम केसेस कर दिए, मतलब 10,000 में से एक व्यक्ति को ही काला अजहर नाम की बीमारी होती है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि 10,000 में से किसी एक को भी ना हो। तो जल्द ही भारत को फिर एक टाइप से एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आने वाले 2 सालों में। अगर 2 साल तक ये नंबर बरकरार रहता है कि 10,000 में से एक ही व्यक्ति को काला अजहर हो रहा है, तो आने वाले समय में WHO जो है वो सर्टिफिकेट देगा भारत को कि आपने इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया। जैसे पोलियो है, पोलियो बिल्कुल खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है हर साल मार्च के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक में, या फिर मार्च के नहीं, फरवरी के सेकंड लास्ट वीक में या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक में ये पोलियो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, सो दैट पोलियो की बीमारी ना हो। तो वैसे कहते हैं कि अगला आने वाले 2 सालों में ये नंबर 1/10,000 ही रहता है, राइट। तो भारत से जो है काला अजहर को एलिमिनेशन का टारगेट जो है वो पूरा भी हो जाएगा, और WHO भी इसका एक टाइप से सर्टिफिकेट दे देगा। और कंटिन्यूटी में होना चाहिए 2 साल, ये नहीं कि 1 साल नहीं आया और अगले साल केस आ गया फिर ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी में 2 साल केस नहीं आना चाहिए। अब काला अजहर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ये भी मच्छर का ही फैलाया हुआ रोग है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। सो काला अजहर
It is also known as visceral leishmaniasis, severe form of leishmaniasis caused by the protozoa parasite leishmania donovani. So सिंपल ये कह रहे हैं कि एक बीमारी है ये, सीवियर फॉर्म है किसकी, लेशमेनियासिस की, जो कि एक प्रोटोजोआ या पैरासाइट के थ्रू फैलती है। पैरासाइट या प्रोटोजोआ का सिंपल मीनिंग है प्रोटोजोआ ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल प्रोटोजोआ ही लिखते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये वो स्पीसीज होती है जिसमें सिंगल सेल होती है, ये यूकारियोट्स होते हैं, सही राइट। तो इसमें सिंगल सेल होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होते हैं जिसे हम यूकारियोट्स भी कहते हैं, उनमें ये पाया जाता है, उनको प्रोटोजोआ कहते हैं। और ये वेक्टर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, राइट। सो इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। तो एक फीमेल सैंड फ्लाई है, जब वो इंसान को बाइट करती है, काटती है, तो ये धीरे धीरे फैलना शुरू होता है, राइट। डिजीज अफेक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल एंड एसोसिएटेड विद malnutrition, population displacement, poor housing, weak immune system, lack of financial resources। तो कह रहे हैं कि जो बीमारी है ये आपकी काला अजहर, तो काला अजहर जो है ज्यादातर उन एरियाज में फैलता है जो कि विश्व के सबसे ज्यादा गरीब देश है, जो पुअर नेशन है, राइट, जहां पे माल न्यूट्रिशन है, मतलब लोगों को कुपोषण होता है, जहां पे पोषण नहीं मिल पा रहा है, राइट। ऑल्सो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या को भगाया, इंडिया पहुंच गए, माइग्रेट हो गए, तो ज्यादातर लोग जो शरणार्थी होते हैं जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, कैंप लगा के रहते हैं, उनमें ज्यादा ये फैलता है, राइट। ऑल्सो जहां पे पुअर हाउसिंग है, पुअर हाउसिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, जहां पे खिड़की दरवाजे है नहीं, कहीं से भी मच्छर घुस जा रहा है अंदर, राइट। ऑल्सो वीक इम्यून सिस्टम, जिनका बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं होती जिनकी बॉडी में, जिसको इम्यून सिस्टम का रप्चर कहते हैं। सिंपल हिंदी में इसका मीनिंग है रोग प्रतिरोधी क्षमता, मतलब रोग को रोकने की, किसी बीमारी को साथ लड़ने की आपकी बॉडी की जो एक ताकत होती है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, कि अगर मच्छर ने काट लिया, कुछ एक सिम्टम आ रहे हैं, कुछ एक लक्षण आ रहे हैं बीमारी के, बट आप दवाई नहीं ले पा रहे, तो ऐसे लोगों में ज्यादातर बीमारी ये फैलती है। पीपल विद HIV, other conditions that weakens their immune system are more likely to get sick from the leishmania infection। ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें HIV है या फिर एड्स है और जिनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम टूट चुका है, जिनमें इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है जिनकी बॉडी में, और जिनकी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, उनमें ये ज्यादातर बीमारी देखी जाती है, क्योंकि वो इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं। सिम्टम क्या है इसमें, अगर हम देखें तो इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर, कभी बुखार आता है, कभी उतर जाता है, फिर बुखार आता है, फिर उतर जाता है, ये इसमें देखा जाता है जब ये बीमारी बॉडी में फैल रही होती है, राइट। साथ साथ में बॉडी का जो वेट लॉस है वो भी बढ़ जाता है, एकदम से वजन गिरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होती है आपके स्प्लीन में और लिवर में, सिवियर एनीमिया जो कि लेफ्ट अनट्रीटेड, तो एनीमिया भी होता है इससे। ये बीमारी जाते जाते एंड तक डेथ तक भी पहुंच सकती है, विच कैन लीड टू डेथ विद इन 2 years। तो 2 साल में व्यक्ति की इससे मौत भी हो सकती है। डायग्नोसिस क्या है, अब डायग्नोसिस या फिर उपचार क्या है, इलाज क्या है। डायग्नोसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल साइन विद पैरासाइटोलॉजिकल और सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो मतलब इसके लिए पहले पैरासाइटिकल जो आपके टेस्ट होते हैं कि बॉडी में कोई पैरासाइट एंटर तो नहीं कर गया, तो उसके लिए वहां पे टेस्ट होता है, या सेरोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, सच है जिसको RK39 डायग्नोस्टिक किट कहते हैं। तो इस डायग्नोस्टिक किट के थ्रू पैरासाइटिक जो आपका टेस्ट है वो किया जाता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में कोई ऐसा पैरासाइट है, उसके बाद ही दवाई दी जाती है। देयर आर सेवरल एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस अवेलेबल दैट ट्रीट लेशमेनियासिस। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पैरासाइट को फैलने से रोक सकती हैं, और ये जो बीमारियां हैं इस लेशमेनिया नाम की बीमारी को, लेशमेनियासिस जो प्रोसेस है इसको स्टॉप कर सकते हैं, मतलब इसकी बीमारी का इलाज है सिंपल। पर इसका मेन कारण क्या है कि लोग टेस्ट नहीं कराते। वही बात है कि गरीब हैं, उनके पास इतनी सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते और इतना ध्यान नहीं देते, जो ध्यान दे जाता है वो बच भी जाता है इससे। तो काला अजहर ये एक वेक्टर बोर्न, दिस इज सैंड फ्लाई, इसके कारण ही फैलता है। नेक्स्ट इज वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नाम बड़े बड़े होते हैं, सिंपल समझना है इसको। सामने लिखा है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये कह रहे हैं कि वे ऑफ बंगाल के आसपास की जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया
और ग्रुप किस लिए बनाया, ताकि वहां पे मल्टीपल सेक्टर क्या कि बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके, जैसे कि कोई टेक्निकल क्षेत्र होगा, तकनीकी क्षेत्र, दूसरा आपके पास इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक मींस आर्थिक आपका एक समझौता है, राइट। तो ऐसी कंट्री जो कि वे ऑफ बंगाल के आसपास है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिनका मेन काम है कि मल्टीपल सेक्टर जो है, चाहे वो आपके टेक्निकल है चाहे इकोनॉमिक है, उसमें आपस में एक टाइप से संबंध बना के रखते हैं, कॉर्पोरेशन बना के रखना है। सो इंडियाज National Center for Good Governance has initiated its first ever mid-career training program for civil servants from the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation। ये कह रहे हैं जो आपका ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्रुप है बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज का, तो भारत का जो एक नेशनल सेंटर है फॉर, इंडिया का जो सेंटर है दैट इज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी देश हैं आपके बे ऑफ बंगाल के आसपास के, उन देशों में जो भी सिविल सर्वेंट आपके पास होकर आते हैं, उनको एक टाइप से ट्रेनिंग देने का काम भारत करेगा। सिंपल, जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का काम, उनके सिविल सर्वेंट जितने भी इनके आईएएस बनते हैं, चाहे वो आपके बांग्लादेश के आईएएस हैं, भूटान के, इंडिया के, नेपाल के, श्रीलंका के, उनको जो ट्रेनिंग देने का काम है वो भारत करेगा। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि हम टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। तो आईएएस आगे चलकर क्या है, वो टेक्निकल चीजों को भी देखेगा, वो इकोनॉमिक चीजों को तो ऑब्वियसली देखेगा, क्योंकि रेवेन्यू का ऑफिसर ही वही है, राइट। पूरा का पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंदर है। तो कह रहे हैं कि इंडिया का जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है वो अभी इनको ट्रेनिंग देगा, मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा सिविल सर्वेंट के लिए, राइट। अपने भी होंगे, इंडिया के भी होंगे और बाहर के भी होंगे, उनको ट्रेनिंग कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये लवासना है ना मसूरी में, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, वहां पे मल्टीपल कंट्री के लोग आते हैं। फिर आपका एक स्वप्ना भी है वहां पे आईपीएस की कोचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आईपीएस की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पंजाबी में रगड़ुट्टी होती है ना, जहाँ पे रगड़ा चलता है, उनका पूरी की पूरी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पे नेपाल के लोग भी आते हैं, भूटान के लोग भी आते हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ये हैदराबाद में, दूसरी मसूरी में, राइट। सिंपल। अब बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक को समझिए थोड़ा सा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, किसने बनाई और इसका काम क्या है। So BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation, it is a regional organization, मतलब एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, मतलब कुछ एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे, राइट। कॉम्प्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स, तो इसमें 7 मेंबर स्टेट है, मतलब 7 देश इसके पार्ट है। लाइंग इन द लिटोरल, लिटोरल का सिंपल मीनिंग समझिए कि ऐसी कंट्री जिनका सेम समंदर के साथ बॉर्डर लगता है, उसको कहते हैं लिटोरल कंट्रीज। लिटोरल कंट्री का सिंपल मीनिंग इज ऐसी कंट्री जिनका बॉर्डर सेम टाइप के समंदर के साथ लगता है या सेम टाइप के ओशन के साथ लगता है, राइट। एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द वे ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्टिजियस रीजनल यूनिटी, क्योंकि इनका सबका एक ही समंदर लगता है, वे ऑफ बंगाल ही लगता है, तो इनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, राइट। उसके लिए ये इन्होंने पूरा का पूरा फिक्स करके बिम्स्टेक की फॉर्मेशन की है, राइट। इट केम इनटू बीइंग ऑन 6 जून 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक में ये सातों कंट्री के लोग गए, उन्होंने आपस में समझौता किया, अपने अपने पॉइंट रखे और वहां पे एक डिक्लेरेशन, मतलब एक समझौते के ऊपर साइन किए कि हम एक बिम्स्टेक नाम की संस्था बनाएंगे। और ये 6 जून 1997 को हुआ, 1997 में हुआ। इट कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर स्टेट्स। अब इसमें कह रहे हैं कि 7 देश इसके पार्ट हैं, जैसे कि 5 जो हैं वो साउथ एशिया के, तो 5 देश दक्षिण एशिया के हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो ये 7 जो आपके 5 जो देश हैं वो साउथ एशिया के हैं। 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं। साउथ ईस्ट एशिया मींस दक्षिण पूर्वी एशिया, तो उसके म्यांमार और थाईलैंड है। तो 2 कंट्री आपकी साउथ ईस्ट एशिया की हैं, 5 आपकी साउथ एशिया की हैं जो इसका मेंबर है। The main aim of the BIMSTEC was promotion of economic cooperation between the countries bordering the Bay of Bengal। तो कह रहे हैं कि मेन जो इनका लक्ष्य है, मुख्य जो इनका लक्ष्य है वो ये है कि जितने भी देशों का बॉर्डर वे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है, उनके बीच में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होना चाहिए, मतलब उनमें आर्थिक एक संबंध होना चाहिए ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके और एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट कर सके। BIMSTEC हैज आइडेंटिफाइड 14 प्रायोरिटी एरियाज। तो कह रहे हैं कि इन 7 देशों ने 14 प्रायोरिटी एरिया की बात की है कि इन 14 कामों के ऊपर हमने जरूर ध्यान देना है। 14 इन्होंने अपने प्रायोरिटी एरियाज रखे हैं। ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन वेयर अ मेंबर कंट्री टेक्स द लीड, तो एक कंट्री जो इसमें लीड करेगी, मतलब 14 इन्होंने
एक टाइप से काम, ये 14 इन्होंने ऐसे सेक्टर्स ढूंढे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम इन 14 कामों के ऊपर काम करेंगे। बट इन्होंने कहा है कि जो लीडर होगा उसके पास सबसे ज्यादा काम होंगे। तो इस बार इंडिया लीड कर रहा है, तो इंडिया के पास ये काम है। इंडिया इज द लीड कंट्री, तो जो लीडर है उसके पास ज्यादा काम होते हैं, राइट। इंडिया लीड कर रहा है तो इंडिया के पास क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब परिवहन और कम्युनिकेशन के ऊपर ये काम करेंगे। टूरिज्म के ऊपर इंडिया काम करेगा, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर इंडिया काम करेगा, काउंटर टेररिज्म, राइट, आपको आतंकवाद विरोधी काम करने हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसनेशनल क्राइम, अगर कोई एक कंट्री में क्राइम कर रहा है, दूसरी कंट्री में भाग जा रहा है, तो ट्रांसनेशनल क्राइम के ऊपर भी भारत काम करेगा। तो भारत के पास ये सारे काम है, क्योंकि इंडिया अब इसको लीड कर रहा है, भारत इसका लीडर है। अब इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो ढाका बांग्लादेश में, बिम्स्टेक का। तो ये ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर्स हैं, 5 साउथ एशिया के और 2 आपके साउथ ईस्ट एशिया के। इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, इसको याद रखिए। आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। G20 दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। G10 आया, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया कि बता दिया कि लगभग 10 कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, 11 कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, और वही G10 का पार्ट है। और ये हर साल एक मीटिंग करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, और इन्होंने ही आगे चलकर उसको स्विफ्ट को मोनोपोलाइज कर रखा है। नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ये हमने देखा था, UN CBD, राइट। सो CBD क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जितना भी आपका फ्लोरा फाउना है उसको बचाने के लिए एक मीटिंग की जाती है, कन्वेंशन की जाती है हर साल। तो इसका 16वां जो कॉन्फ्रेंस है COP16 का, वो कन्वेंशन हुआ है लगभग आपका कोलंबिया कैली में। कोलंबिया की एक जगह है कैली, वहां पे ये इसकी मीटिंग की गई है। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज CBD, इसका 16वां कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन द COP16 to the Convention on Biological Diversity is set to begin in Cali, Colombia। तो कह रहे हैं कि जो COP है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, इसका जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो कोलंबिया के कैली जगह पे शुरू किया जाएगा। अब ये आपका CBD है क्या, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में सिंपल यहाँ पे देखिए कि इन्होंने कहा है कि आपको हैंड के ऊपर ही इस ट्री को क्या करना है, कंजर्व करना है, या फिर इसको यू वांट टू प्रिजर्व इट। प्रिजर्व क्यों करना है, क्योंकि आपको पता ही है वही रटी रटाई कहानी है। पेड़ है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है ना। तो मतलब जो आपका बाहर का क्लाइमेट है उसको एक टाइप से मॉनिटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर रहा है, उसको ये एक टाइप से यहाँ पे सिंक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ में आपको फूड रिसोर्सेज दे रहा है, वुड दे रहा है, लकड़ी दे रहा है एक टाइप से फर्नीचर के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एक टाइप से आपको एनर्जी के लिए भी ये हेल्प कर रहा है। सो इसलिए इन्होंने हाथ में दिखाया कि आपको अपनी हथेली पे इसको बचा के रखना, मीन्स ये कंजर्वेशन की बात करें, इसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। सो CBD की अगर हम बात करें तो करंटली इसके 196 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, मतलब 196 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। पार्टीज का मतलब क्या है, उसमें एक 196 में से कुछ एक मेंबर हैं, कुछ देश, कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कुछ एक कंपनीज भी इसकी पार्ट है, जो आपकी बहुत कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, जैसे अमेजन होगी, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वो भी इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का मतलब क्या है कि जब भी आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए फंड चाहिए, तो ये 196 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आपको एक तरह से पेमेंट देंगे, राइट। सो इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन दी फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं कि ये जो 196 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है, अंतरराष्ट्रीय समझौता किया है, जिसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, ये नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं, प्रकृति को कंजर्व करना चाहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, नेचर कंजर्वेशन का काम करना चाहते हैं ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के थ्रू। ऑल्सो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सतत तरीके से उपयोग किया जाए, मतलब उनका एक्सप्लोटेशन ना हो, ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, जितना नीड है उतना यूज करिए। ऑल्सो इट वॉज ओपन फॉर साइनिंग एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो दे जेनेरियो, अर्थ समिट 1992, वहां पे इसको साइन किया गया था। इसको कहते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो वहां पे इसकी साइनिंग की गई थी 1992 से। ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काम कर रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजों को बचाया जाता है, पहला इकोसिस्टम,
आपके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर सबको बचाने की बात करते हैं। स्पीसीज, जितने भी प्रकार की प्रजातियां हैं, जितने भी प्रकार की स्पीसीज उनको बचाने की बात की जाती है। ऑल्सो जेनेटिक रिसोर्सेज, मल्टीपल टाइप के प्लांट्स एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने की बात की जाती है। सो CBD इज द गवर्निंग बॉडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो CBD को गवर्न करती है, इसके ऊपर काम करती है, इसका शासन प्रशासन देखती है। अब हम CBD की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। सो दिस इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी मीटिंग कैली, कोलंबिया में होगी। नेक्स्ट है अजोर्स आइलैंड। अजोर्स आइलैंड, गुड मॉर्निंग मनविंदर सैनी। नेक्स्ट इज अजोर्स आइलैंड। द रीजनल असेंबली ऑफ Portugal's Azores Island approved the creation of largest protected marine area in the North Atlantic to reach international conservation goals well ahead of time. ये कह रहे हैं कि एक रीजनल असेंबली है पोर्तुगल की। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, इनकी एक सभा थी या असेंबली थी पोर्तुगल की, जिन्होंने कहा है कि आपका एजोर आइलैंड है, दिस आइलैंड जिसको कहते हैं एजोर्स आइलैंड, इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाएगा नॉर्थ अटलांटिक के आसपास, ताकि जो हमारे विश्व भर का जो टारगेट है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कंजर्व करना चाहते हैं बहुत सारे हमारे संसाधनों को, बहुत सारी स्पीसीज को, उसको टाइम से पहले ही पूरा कर लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि एक रीजनल असेंबली हुई पोर्तुगल की, जहां पे इन्होंने कहा कि जो आपका एजोर्स आइलैंड है, और अजोर्स आइलैंड जो है ये अटलांटिक का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि अटलांटिक के आसपास अजोर आइलैंड है, जिसके ऊपर एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया बनाया जाए, मरीन एरिया बनाया जाए, सो दैट यहाँ पे जो हमारे 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को बचाया जा सके और आपकी जो प्रकृति है उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को संरक्षित करके रखा जाएगा, कंजर्व करके रखा जाएगा। और ये संरक्षण कब तक करना है? जब तक आपके कंजर्वेशन गोल्स हैं 2030 तक के, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनसे पहले इसको हमने अचीव करना, उसके लिए ये बात कर रहे हैं। अब लोकेशन की बात करें कि एजोर आइलैंड है कहाँ पे, तो एजोर्स आइलैंड इट इज एन आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ 9 आइलैंड्स इन द नॉर्थ अटलांटिक रीजन। तो जो एजोर आइलैंड है ये अकेला एक आइलैंड नहीं है, 9 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बना है, इसको आर्किपेलागो कह रहे हैं। और द आइलैंड एंड आइलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक आइलैंड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एजोर प्लेटू। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके एजोर आइलैंड है या एजोर आपके जो डिफरेंट टाइप के आइलैंड्स की चेन है, ये वोल्केनिक है, ये ज्वालामुखी के कारण बना है, और एजोर एक टाइप से प्लेटो भी है। सो ये नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया बनाया जाएगा, जहां पे आपके जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको 2030 से पहले अचीव करने की बात की है। दिस डिजीज विटिलिगो, जिसको आप कहते हैं हिंदी, आप क्या कहते हैं पंजाबी में? फुलबेरी है ना, फुलेरी या फुलबेरी। इसमें नॉर्मल जो आपकी स्किन है वैसी स्किन नहीं रहती। आपकी बॉडी में जो जितनी भी स्किन का कलर है, चाहे आपका ब्राउन कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, या डार्क ब्राउन कलर है, गेहुआ कलर है, एनी टाइप ऑफ, इंडिया में ऐसे ही कलर है ना, लगभग ब्राउन कलर, राइट? इसलिए तो ब्राउन मुंडे है ना, गाने भी वैसे निकालते हैं। तो सिंपल आपकी बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन बनाने के लिए जो आपके पास एक सेल है जिसको कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है यही आपके आंखों का कलर है ना, आंखें मींस आंखें, अंदर वाली आंखें, आपकी आईज, उनका कलर ब्राउन होगी, ब्लैक होगी, या डार्क ब्लैक होंगी, ब्लू होंगी, राइट? वो सिर्फ और सिर्फ मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। मेलानिन एक टाइप से आपकी बॉडी में एंजाइम है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेलानिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो बॉडी के कलर को डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आपके बाल हरे होंगे, काले होंगे, पीले होंगे, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन मेलानिन। हाँ, स्किन के ऊपर तो करता ही है, बट आपके जो बाल हैं उनके ऊपर भी इसका डिपेंड रहता है, राइट? वैसे बालों के लिए तो आप केराटिन की बात करते हैं ना, केराटिन, बट मेलानिन जो है वो कलर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? मेन काम इसका स्किन का है, बट अगर आप बात करें जहां पे मेलानिन खत्म हो जाता है, ये मेलानिन जहां पे काम नहीं करता, जहां पे डिसफंक्शन करता है, फॉर एग्जांपल जिसके बॉडी में ये रहता है तो उसके
फॉर एग्जाम्पल किसी स्किन के ऊपर स्पॉट पड़ रहा है, इसका वाइटिलिगो का या विटिलिगो उसको कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इनकी बाजू के ऊपर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल सा आपका स्पॉट है, उसके बाद बीच में व्हाइट जो स्पॉट है, इस व्हाइट स्पॉट के ऊपर कोई बाल उगेगा तो भी व्हाइट हो जाएगा, राइट। तो उससे क्या है कि मेलानिन की डिसफंक्शनिंग है। तो एक पिक्चर बनाई गई है जहां पे इन्होंने कहा कि ये एक टाइप से टैबू है, लोग जो है लोगों के ऊपर एक टाइप से टैबू है, एक प्रथा है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा, जैसे आंखों के ऊपर बाल हैं, मान लो जब आंखों के ऊपर भी है इसका प्रभाव, पर सिंपल से अगर हम बात करें ज्यादा स्किन के ऊपर है। आंखों के ऊपर अगर हम बात करें तो आंखों में फिर आपका अलग चल पड़ता है सिस्टम, अलग अलग एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, बट ज्यादातर ये स्किन को इफेक्ट करता है। तो इसमें आप देखिए वाइटिलिगो, और न्यू कन्नड़ा फिल्म इज attempting to take a wheel of stigma off from a vitiligo disease that is usually the subject of stereotype and ignorance in India. So ये कह रहे हैं कि कन्नड़ भाषा में एक मूवी बनाई गई है जिसमें इन्होंने ट्राई किया है कि जो स्टिग्मा है, ये जो एक गलत प्रथा है जहां पे वाइटिलिगो डिजीज, इस डिजीज को एक टाइप से नकारा जाता है स्टीरियोटाइप से इसके रिगार्डिंग, या फिर इसको इग्नोर किया जाता है, मतलब ज्यादा ध्यान देते नहीं इसके ऊपर, राइट। बट ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिर मैल फंक्शनिंग भी हो सकती है। सो इट इज अ क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन मेलेनोसाइट्स मींस मेलानिन बनाने वाली सेल्स, राइट। मेलेनोसाइट्स द सेल्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन आर डिस्ट्रॉयड। तो मेलानिन बनाने वाली जो आपकी मेलानोसाइट्स अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इससे ये स्किन डिसऑर्डर होता है, ठीक, आपकी त्वचा के ऊपर एक टाइप से डिसऑर्डर होता है। दिस कंडीशन अराइजेस ड्यू टू माल फंक्शनिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स वही हैं जो मेलानिन बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मेलानोसाइट्स में अगर कोई मैल फंक्शनिंग हो जाए या फिर मेलानोसाइट्स बिल्कुल खत्म हो जाए, बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाए, तो these cells are responsible for producing melanin and the pigment that gives skin its color। तो कह रहे हैं कि अगर मेलानोसाइट यहाँ से खत्म हो जाता है जिसके कारण मेलानिन बनता है, तो बॉडी का जो आपका स्किन कलर होता है, स्किन कलर बनाने के लिए यही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। Those affected develops depigmented patches that may occur anywhere on the body including the skin, hair and even the lining of the mouth। ये कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों में ये मेलानोसाइट खत्म हो जाते हैं या फिर मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो उनकी बॉडी में कुछ एक डीपिगमेंटेड मतलब अलग प्रकार के ही धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं, चाहे वो आपका स्किन है, बाल हैं, या फिर आपके माउथ की लाइनिंग है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। While the precise cause of vitiligo remains unclear, research suggests that it could be result from combination of autoimmune response, genetic predispositions and environmental factor। ये कह रहे हैं कि हालांकि अभी तक साइंस में ऐसा कुछ आपका पुख्ता कोई सबूत नहीं है कि ये बीमारी होती कैसे है या ये डिसऑर्डर कैसे होता है, बट ज्यादातर ये माना जाता है कि ऑटो इम्यून, जब बॉडी में खुद ही आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, मतलब मेलानिन बनाना बंद कर दे, या फिर किसी को जेनेटिक भी हो सकता है कि पिताजी को था तो आगे भी किसी को हो गया, तो वैसे भी हो सकता है, या फिर कुछ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं कि पर्यावरण का भी कुछ प्रभाव हो सकता है, राइट। इट कैन डेवलप एट एनी एज दो इट इज मोस्ट कॉमन बिफोर द एज ऑफ 30। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पर ज्यादातर इसके जो इफेक्ट देखे जाते हैं वो 30 साल से पहले ही देखे जाते हैं। ट्रीटमेंट, उपचार क्या है, इलाज क्या है इसका? एट प्रेजेंट वाइटिलिगो डज नॉट हैव एनी परमानेंट क्योर। तो इसका कोई परमानेंट स्थायी इलाज नहीं है। हाउएवर सेवरल ट्रीटमेंट्स एम टू मैनेज सिम्टम्स एंड रिस्टोर स्किन पिगमेंटेशन। ये कह रहे हैं कि हालांकि कोई पक्का इलाज है नहीं, बट फिर भी कुछ एक उपचार है, कुछ एक इलाज है जिसके थ्रू आप इसके सिम्टम्स से या फिर इसके लक्षणों का पता कर सकते हैं और जो स्किन है उसके कलर को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो कुछ एक जड़ी बूटियां, कुछ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसके, बट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको खा के ये ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज अफ्रीकन बाओबाब या बाओबर। ये एक ट्री है, इंडिया में भी पाया जाता है। इसका बहुत बड़ा ट्रंक होता है, बहुत बड़ा इसका तना होता है, और इस तने के बीच में ये मल्टीपल टाइप के आप देख सकते हैं, इसमें विटामिन सी पाई जाती है, मतलब थोड़ा सा ये खट्टा होता है ना, सार होता है इसका टेस्ट। ऑल्सो ये जो इसका ट्रंक है ना, इसके ऊपर अगर आप कट करें, इसके ऊपर आप कट करें तो बहुत सारा पानी पानी बाहर निकलता है इससे, मतलब पानी स्टोर करके रखता है, और ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है।
पिछले साल ये न्यूज में था, मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है बाओब ट्री। ज्यादातर ये ड्राई एरियाज में पाया जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है कि सारा का सारा पानी अपने तने में, अपने ट्रंक में संभाल के रखता है। जब भी प्रॉब्लम हो तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पे कट करती हैं, पानी निकाल लेती हैं, राइट। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका में भी पाया जाता है ये। सो इसके बारे में देखते हैं। अ न्यू रिसर्च by South African ecologist has refuted the claim that the African baobab, that is Andansonia digitata tree, is dying due to climate change। ये कह रहे हैं कि अफ्रीका के कुछ एक इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसकी स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि जो अफ्रीकन बाओब ट्री है, बाओबाब ट्री है, ये धीरे धीरे पर्यावरण में या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण ये खत्म होता जा रहा है, डेथ होना इसकी शुरू हो चुकी है, मतलब ये ड्राई होने के बाद टूट जा रहा है। So these are the long-lived deciduous, small to large trees from 20 to 100 feet with broad trunks and compact tops। तो कह रहे हैं कि ये जो ट्री है, ये ट्री एक टाइप से लॉन्ग लिव, लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। डेसिडियस है, मतलब इसके भी पत्तियां साल में 1-2 बार गिरती हैं। ऑल्सो ये स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज में पाए जाते हैं। ये 20 फीट का भी हो सकता है, 100 फीट का भी लंबा इसका आकार हो सकता है। इसका जो ट्रंक है, जो तना है, वो काफी ब्रॉड होता है और साथ साथ में इसका जो टॉप है वो कॉम्पैक्ट होता है, जैसे इसमें देख रखा है, कुछ एक ऊपर ही ग्रासेस है, लाइक आपका कोकोनट ट्री, राइट। दीज ट्रीज कैन लिव टू बिकम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो अगर ये ट्री की बात करें तो ये हजारों साल तक भी जीवित रह सकता है। द ओल्डेस्ट बाओब ट्री आर रिकॉर्ड वाज द पंके बाओब इन जिम्बाब्वे व्हिच लिव्ड टू बी वल्नरेबल 2450 इयर्स। ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व का सबसे जो पुराना या फिर सबसे ज्यादा जो वृद्ध पेड़ है, सबसे पुराना जो पेड़ है बाओब ट्री, जिसका 2450 साल उम्र रही है, वो जिम्बाब्वे में ही पाया जाता है। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादातर ये ट्रीज जो हैं इनक्रेडिबल हैं, थ्राइविंग इन ड्राई ओपन एरिया सच एज सवाना ऑफ साउदर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न मादागास्कर। ये कह रहे हैं कि ये जो ट्री है इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत है, इनके जैसा कोई ट्री पाया नहीं जाता। ये शुष्क एरिया में, ड्राई एरिया में भी थ्राइव कर सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं। ओपन एरिया में भी रह सकते हैं, जैसे कि सवाना मींस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न मेडागास्कर। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस में भी रह सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, हजारों साल, कुछ एक सैकड़े साल नहीं, हजारों साल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो इकोलॉजिकल रूप से इसका क्या महत्वपूर्ण है, मतलब इनका क्या महत्व है आपके इकोलॉजी में। सो दीज आर फंडामेंटल टू एंटायर ड्राई अफ्रीकन इकोसिस्टम। पहली बात तो कि मूलभूत रूप से, मतलब फंडामेंटली ये आपको अफ्रीकन सवाना ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे। दे हेल्प टू कीप सॉइल कंडीशंस ह्यूमिड, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग एंड आल्सो सॉइल इरोजन विद देयर मैसिव रूट सिस्टम। सो सिंपल, जहां पे ये ट्री पाए जाते हैं वहां की मिट्टी को ये उसमें नमी बना के रखते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा अपने साथ रखते हैं। ये पूरे के पूरे सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो आपका पोटाशियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे वो आपका नाइट्रोजन है, उसको ये उसमें सॉइल में बरकरार रखते हैं सॉइल को, और सॉइल का इरोजन में भी ये इसको स्लो करते हैं, सॉइल को भी रोक के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। दे एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्स वाटर फ्रॉम रेनी सीजन इन इट्स मैसिव ट्रंक, प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट्स इन ड्राई सीजंस व्हिच कैन ग्रो अप टू फुट लॉन्ग। ये कह रहे हैं कि बरसात के समय में बहुत सारे पानी को ये एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं अपने बहुत बड़े ट्रंक में, तने में, और इसी से बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट यहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट से भरे हुए फ्रूट पाए जाते हैं, जिसे आप ड्राई सीजन में खा सकते हैं। और ये जो फ्रूट हैं ये कुछ 1 फुट लॉन्ग ही होते हैं, मतलब कुछ एक हाइट पे ही पाए जाते हैं। और इन फ्रूट्स में ज्यादातर टार्टरिक एसिड होता है, विटामिन सी होती है, जो कि एक वाइटल न्यूट्रिएंट है और फूड सोर्स है मैनी स्पीसीज के लिए। तो कह रहे हैं कि इनके जो फ्रूट्स है उनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, साथ साथ में विटामिन सी पाई जाती है, जो कि बहुत बड़ा एक अच्छा स्रोत है, एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है बहुत सारी रिसोर्स आपकी स्पीसीज के लिए, और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट को बचाने में हेल्प करते हैं। सो एनिमल्स और ह्यूमंस इसके ऊपर डिपेंड है। अब इनके बारे में ले रखा है कि ये प्रीबायोटिक का भी काम कर सकते हैं, ऑल्सो ये हाई फाइबर कॉन्टेक्ट होता है। तो सिंपल समझिए कि ये पूरे के पूरे इकोलॉजिकल जो एरिया है उसके लिए ये ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के कारण अगर ये खत्म होते हैं तो वहां पे नियर बाय जितने भी पॉपुलेशन है, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन भी वहां से या तो माइग्रेट हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड्स, राष्ट्रीय जल पुरस्कार।
पानी। सो नेशनल वाटर अवार्ड्स, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, है ना। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन इन 2018। ये कह रहे हैं कि भारत में पहली बार जब नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए, पहला जो संस्करण था नेशनल वाटर अवार्ड का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन इन 2018। तो वर्ष 2018 में पहली बार नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए थे, और ये अवार्ड दिए गए थे डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, दैट इज वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। इसका मतलब है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन आयोग, जिन्होंने इसको शुरू किया था 2018 में। अब ये वाटर अवार्ड जो है किस लिए दिया जाता है, गुड वर्क एंड एफर्ट मेड बाय द इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिन्होंने पानी को बचाने के लिए अच्छा काम किया है या एफर्ट्स किए हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और गवर्नमेंट का जो विजन है दैट इज जल समृद्ध भारत, मतलब भारत में जल बहुत ज्यादा अवेलेबल रहे, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, उसके लिए चलाया जाता है। इसमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं लोगों में, ताकि लोगों को पानी की जो इम्पोर्टेंस है, पानी का जो महत्व है वो बताया जा सके, और लोगों को ये भी बताया जा सके कि आप पानी को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें अगर हम बात करें तो 5वां नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में दिया गया था। इसमें 9 कैटेगरीज थी। तो लास्ट अगर हम देखें, और 2018 के बाद 5वीं बार जो अवार्ड दिया गया है 2023 में दिया गया है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। कई जगह पे बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का, विलेज का, अर्बन लोकल बॉडी का, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से अवार्ड दिया जाता है। बट हमें याद क्या करना है, दिस इज ये पार्ट कि कौन सा जो प्रदेश है उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो स्टेट है नेशनल वाटर अवार्ड में वो उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश है जिसको सेकंड पोजीशन है। गुजरात और पौंडीचेरी, इनको इकट्ठा ही अवार्ड दिया गया है थर्ड पोजीशन पे। अब जिसको भी अवार्ड दिया जाता है उनको एक साइटेशन ट्रॉफी दी जाती है, कुछ एक कैश प्राइज भी दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ये सिंपल वाटर को बचाने के लिए, वाटर का एक टाइप से महत्व पता होना चाहिए आपको पानी का, और पानी को कैसे सस्टेनेबल तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो रिसेंटली उड़ीसा टॉप पे है, सेकंड यूपी है, थर्ड पे गुजरात और पौंडीचेरी। दिस इज इंटरनेशनल अभिधमा दिवस, है ना। आप पढ़ते हैं बहुत सारे, दिस इज, चलो भैया कहाँ गया, जैसे कि विनय पिटक, एक आता है आपका सूत पिटक, एक है अभिधमा पिटक, है ना। ऐसे ऐसे करके आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म में आते हैं, राइट। तो उसी में अगर हम बात करें तो इन्होंने अभिधमा दिवस की बात की है। अब सिंपल आप समझिए पूरा का पूरा टॉपिक इसके बारे में। 4 अक्टूबर 2024 को 4 अक्टूबर 2024 को आपकी एक एंशिएंट लैंग्वेज है जिसका नाम है पाली। पाली लैंग्वेज जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल दिया गया, राइट। सो इसको अभी क्लासिकल मतलब शास्त्रीय भाषा का इसको एक टाइप से टाइटल दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज। सो पाली लैंग्वेज हैज बीन कन्फर्ड विद क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल। उसके बाद से ये न्यूज में आ गया। पाली लैंग्वेज ज्यादातर बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पे यूज की गई है, तो ज्यादातर उनके जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, तो इसीलिए इंटरनेशनल अभिधमा दिवस बनाया गया। अब ये इंटरनेशनल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से मोदी जी यहाँ पहुंचे, वो इंपॉर्टेंट है, और क्लासिकल लैंग्वेज दी गई इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। सो अब क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है दैट इज रिलेटेड टू सारे कल्चरल चीजें, तो संस्कृति विभाग या संस्कृति जो मंत्रालय आपका वही क्लासिकल लैंग्वेज के साथ डील करता है। तो इनको जोड़ने की कोशिश करिए। पाली लैंग्वेज बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ रिलेटेड है। बुद्धिज्म जैनिज्म की लैंग्वेज जो है वो पाली है, और पाली के बीच ही आपकी सारे के सारे स्क्रिप्ट लिखे गए हैं। आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं बुद्धिज्म के जैनिज्म के वो उसके थ्रू लिखे गए, इसलिए इसको क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल दिया गया। भारत में पहले 6 ही क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, अब ये न्यू ऐड हुई है।
राइट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एड्रेस्ड सेरेमनी इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल अभिधमा दिवस एंड रिकॉग्निशन ऑफ पाली लैंग्वेज इन दी क्लासिकल लैंग्वेज। सिंपल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभिभाषण किया या फिर एक टाइप से एड्रेस किया पूरे के पूरे सेरेमनी को, जो ये यहाँ पे एक इन्होंने फंक्शन किया, तो इसको इस सेरेमनी को मोदी जी ने एड्रेस किया। और ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस या सेलिब्रेशन था, इसका नाम था इंटरनेशनल अभिधमा दिवस। और जहां पे उन्होंने कहा कि अभी जो पाली लैंग्वेज है उसको शास्त्रीय भाषा का एक तरह से रिकॉग्निशन दिया गया है। अब इंटरनेशनल अभिधमा दिवस क्या है? इट कॉमेमोरेट्स द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम सेलेस्टियल रियलम, दैट इज तत्वसीमा देवलोका टू संकस्य, दैट इज सिंपल समझिए। ये कह रहे हैं कि ये दिन उस दिन के लिए बनाया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है आपके लॉर्ड बुद्धा को, भगवान बुद्ध के लिए एक टाइप से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है, जिस समय ये आपकी सेलेस्टियल रियलम का सिंपल सा मीनिंग है जब वो अपने ध्यान से बाहर आए, राइट, उसके लिए ये दिन बनाया जाता है। और जगह का नाम है दैट इज बसंतपुर इन उत्तर प्रदेश। अशोकन एलिफेंट पिलर इज हिस्टोरिकल मार्कर ऑफ द साइट, मार्क्स दिस सिग्निफिकेंट इवेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो अशोक स्तंभ, अशोक का एलिफेंट पिलर है एक टाइप से, अशोक का जो हाथी वाला जो इसमें पिलर है वो हिस्टोरिकल मार्कर है इस साइड का, तो मतलब वो यहीं पे मिला है, राइट, बसंतपुर उत्तर प्रदेश में है। अब आगे जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू थेरावाड़ा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, लॉर्ड बुद्धा स्पेंट 3 months टीचिंग द अभिधमा टू द डेटीज इन तत्वतीमसा इंक्लूडिंग हिज मदर। तो कह रहे हैं कि थेरावाड़ा जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मतलब बुद्धिस्ट एक लिटरेचर है, उसके हिसाब से जो लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने 3 महीने तक लोगों को प्रीच किया, टीचिंग दी, राइट, अभिधमा की, और अपने कुछ एक डेटीज को, जिसमें इनकी एक मदर भी इंक्लूडेड थी। मदर का नाम क्या था? यशोधा या यशोधरा? गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं, और ही आएगा, वो तो दूसरे हैं। यशोदा नाम था, यशोदा नाम था, हाँ वो आप देख लेना, बुद्धिज्म जैनिज्म जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। The celebration of Abhidhamma Divas coincided with the end of first rainy retreat and the Paravaran festival, a time when monks and nuns conclude their retreat period with the ceremony। ये कह रहे हैं कि जो ये अभिधम्मा दिवस है इसको तब बनाया गया जब आपका जो फर्स्ट रेनी रिट्रीट है, मतलब जब बरसात खत्म हो जाती है और एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसे कहते हैं पावराना फेस्टिवल। ये फेस्टिवल तब आ जाता है जब जितने भी आपके मंक्स हैं, जितने भी भिक्षु हैं और जितने भी नन्स होती हैं, ये सारे के सारे रिट्रीट कर देते हैं अपनी सेरेमनी को, राइट। और दिस ईयर इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस वाज होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इस साल जो आपका इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस है इसको 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभी आपको टीचिंग्स ऑफ अभिधम्मा ये आपने हिस्ट्री से पढ़ना है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म इज इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर आपको इसमें जो पढ़ना है दैट इज इनके हिस्टोरिकल टेक्स्ट या फिर स्क्रिप्चर्स। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, या बुद्धिज्म से पूछ लेंगे या जैनिज्म से पूछ लेंगे, प्रीलिम्स में आता है और हमेशा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज नसीम अल बहर। सो ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान के बीच होती है। सो एक्सरसाइज नसीम अल बहर, इसको पढ़िए थोड़ा। So exercise Naseem Al Bahar. It is a bilateral naval exercise between India and Oman. तो भारत और ओमान के बीच ये द्विपक्षीय, मतलब बायलेटरल 2 कंट्री के बीच में होने वाली नेवी की एक्सरसाइज है। It was initiated in the year 1993, symbolizes the long-term strategic relationship between 2 countries. तो ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 1993 से हुई और इससे ये कैसे संकेत देती है, सिंबलाइज करती है कि भारत और ओमान के बीच में लंबा रणनीतिक संबंध है, मींस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ओमान इज द फर्स्ट कंट्री इन द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल व्हिच हैज बीन कंडक्टिंग बायलैटरल एक्सरसाइज विद इंडिया जॉइंटली। ये कह रहे हैं कि ओमान एक ऐसी अकेली कंट्री है जो कि बीइंग
गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की मेंबर होने के बावजूद भी ये अकेली कंट्री है जो भारत के साथ में एक द्विपक्षीय एक्सरसाइज करती है या फिर एक नेवल एक्सरसाइज करती है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सरसाइज हेल्प स्ट्रेंथन इंटरऑपरेबिलिटी, एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना इंटरऑपरेबिलिटी का। गरे की जो एक्सरसाइज है ये हेल्प करती है ताकि भारत और ओमान उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए और एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाए ताकि हम अच्छी प्रैक्टिसेस करते रहें। अब इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया को कोई शिप ओमान में फंस जाता है, इंडिया गवर्नमेंट जो है ओमान को एक टाइप से अपनी तरफ से ऑर्डर कर सकती है कि आप हमारी जगह जो है उसको बचाइए जाके, राइट। ये आप ओमान की आर्मी जो है वो या ओमान की जो नेवी है वो हमारे इंडिया के नेवल शिप को बचाएगी, हेल्प करेगी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि दूसरी कंट्री के पास भी ऑपरेट करने का आपने एक टाइप से लाइसेंस दे रखा है, राइट। आप उनको ऑपरेट करने के लिए कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यूपीआई है, यूपीआई जो है एक एप्लीकेशन है, राइट। अब यूपीआई को बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही हैं। अब अगर आपने मान लीजिए भीम यूपीआई को डाउनलोड किया है, राइट, या फिर आपने पेटीएम को डाउनलोड कर रखा है, ज्यादातर पेटीएम और आप जीपे यूज करते हैं, तो जीपे और पेटीएम को आरबीआई ने या फिर आप सिंपल कह सकते हैं एनपीसीआई, आरबीआई के अंडर जो कंपनी है जो कि पेमेंट को रेगुलेट करती है, एनपीसीआई को आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है, राइट, कि जितनी भी ये कंपनीज हैं थर्ड पार्टी, पेटीएम, जीपे, फोन पे, आप इन ऐप को यूज करिए, आप अपना नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, उसके बाद आप मल्टीपल टाइप के, चाहे आपके पेटीएम के ऊपर अगर आप चाहें तो 5 अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए, राइट। तो आपको जो है आरबीआई ने या फिर एनपीसीआई ने मल्टीपल पेटीएम, जीपे, जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी जिसको आप पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं, उनको एक टाइप से लाइसेंस मिल रखा है कि कोई भी कस्टमर आपके ऐप को डाउनलोड करके इंटरऑपरेट कर सकता है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी ऐप में। आप फोन पे भी अपना बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक कर सकते हैं और पेटीएम पे भी लिंक कर सकते हैं। सिंपल उसका मतलब है इंटरऑपरेबल मतलब मल्टीपल जगह पे इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपने एक टाइप से परमिशन दे रखी है। सो अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का नाम आया था कि ओमान जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की अकेली एक कंट्री ऐसी है जो भारत के साथ में मिलकर एक्सरसाइज करती है, नेवल एक्सरसाइज करती है, बाकी कोई और एक्सरसाइज नहीं करता। सो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल अभी है क्या? So Gulf Cooperation Council (GCC) is a political and economic alliance of 6 countries in the Arabian Peninsula: Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi, Oman, and Arab, that is United Arab Emirates. सिंपल कह रहे हैं कि ये जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है ये एक टाइप से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। ये राजनीतिक और आर्थिक अलायंस या आप कह सकते हैं गठबंधन है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में? 6 कंट्रीज के बीच में। ऐसी 6 कंट्री जो कि अरेबियन पेनिनसुला, जो कि अरब महाद्वीप के आसपास है, राइट। तो उनका ये खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये सारी की सारी कंट्री जो हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का पार्ट है। 1981 में इसको बनाया गया था गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को। ये क्या करता है? ये प्रमोशन करता है इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कॉर्पोरेशन बिटवीन दी 6 कंट्री। तो 6 देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे रहे, सिक्योरिटी अच्छी रहे, कल्चरल रिलेशन बने रहे, सोशल कॉर्पोरेशन बना रहे, उसके लिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये साल में एक बार मीटिंग करते हैं, सबमिट करते हैं, जहां पे ये रीजनल अफेयर, क्षेत्रीय जो मामले हैं उनके बारे में बात करते हैं या फिर कुछ एक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। ऑल करंट मेंबर स्टेट्स आर मोनार्की। ये कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे करंट स्टेट्स हैं ये मोनार्किकल है, मतलब यहाँ पे राजा साहब होते हैं ना, राजशाही चलती है यहाँ पे। इंक्लूडिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक होती है सिंपल मोनार्की, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक संवैधानिक राजशाही है, एक नॉर्मल राजशाही। नॉर्मल राजशाही का मतलब क्या है? मैं राजा, मेरा बेटा राजा, उसके अगला उसका बेटा राजा, राइट। तो ये राजशाही चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि चलेगा तो मोनार्किकल सिस्टम है, बट वहां पे इलेक्शन होते हैं, राइट। 2 लोगों को खड़ा कर देंगे, होंगे वो राज परिवार के, बट 2 लोगों को खड़ा किया जाएगा, लोग वोट डालेंगे, दोनों में से जो जीत जाएगा उसको बना दिया जाएगा, बट रहेगा वो राजशाही, मतलब राज परिवार से ही रहेगा, मोनार्किकल रहेगा। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक मोनार्की, एंड दूसरा नॉर्मल मोनार्की। तो अगर हम बात करें
रिस्पेक्टिव ऑर्डर में। तो जो मोनार्की है वो है कतर, कुवैत और बहरीन में, और 2 एब्सोल्यूट मोनार्कीज, सॉरी सिंपल उल्टा बोल दिया, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो चलती है आपकी कतर, कुवैत और बहरीन में। मतलब यहाँ पे 2 राज परिवार के 2 व्यक्तियों को इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा, मतलब और कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सिर्फ राज परिवार से ही। उनमें लोगों को वोट डालना है कि राजा जी के चाचा का बेटा या राजा जी का खुद का बेटा कौन बनेगा नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो यहाँ पे कतर में चलता है संवैधानिक आपकी मोनार्की। बट अगर हम करें एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे सिर्फ मोनार्किकल सिस्टम है, मतलब राजा का बेटा, बेटे से आगे बेटा वही बनेगा सुल्तान या राजा, तो वो है सऊदी अरेबिया और ओमान में। एंड 1 फेडरल मोनार्की, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फेडरल मोनार्की मतलब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, राइट, यहाँ पे कोई मोनार्किकल सिस्टम नहीं चलता, फेडरल मोनार्की। सो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड एमिरेट्स, तो ये सारे के सारे 6 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी का सिंपल मीनिंग होता है न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, जहां पे एटम्स के साथ खेल किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक तरीके से आप क्या करेंगे कि आपके न्यूक्लियर, आपके पावर प्लांट्स में हमने एटम्स को यूज करना है, बट एक्चुअली दे आर डूइंग इन बायलैटरल लेवल एक्सरसाइज। ये एक दूसरे के बीच में कॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं, वही इंटरऑपरेबिलिटी की काम कर रहे हैं, एक दूसरे को ये हेल्प करेंगे, और जो भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, एक दूसरे को ट्रेन करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। So the 2024 edition of the International Atomic Energy Agency Climate Change and Nuclear Power Report has been released, highlighting the need for a significant increase in investment to achieve goals for expanding nuclear power. तो 2024 की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर पावर रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया। तो रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर पावर रिपोर्ट। इसको रिलीज किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, IAEA। जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें जरूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट करें किसमें, न्यूक्लियर पावर में, ताकि न्यूक्लियर पावर के थ्रू आपका जो गोल है एनर्जी जनरेट करने का उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सिंपल, आप क्या करते हैं, कोल पावर थर्मल पावर प्लांट से या फिर कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। आप फ्यूल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप पेट्रोल को जलाते हैं या केरोसिन को जलाते हैं, सो दैट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके या फिर इसको ऊर्जा की तरह यूज किया जा सके। अब दोनों क्या हैं, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, पोल्यूशन। उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपका सोलर पावर, सोलर पावर प्लांट्स भी आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट प्रॉब्लम क्या है, सोलर पैनल बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेस चाहिए। आप विंड एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, विंड मिल बना के उसके थ्रू टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अगेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और एरिया भी आपको चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियर पावर को यूज करें, न्यूक्लियर एटम्स को अगर आप यूज करें, यूरेनियम को, थोरियम को यूज करें, तो इससे बहुत ज्यादा पावर में आप जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यूरेनियम ही आपका रिएक्टेंट है, वही आपका प्रोडक्ट है, उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। प्लूटोनियम, मैंने आपको ये रिएक्शन पूरे समझाए। सो उसमें ये इसको आप बार बार यूज करते हैं, मतलब रिसाइकलेबल है। उल्टा ये पोल्यूशन कोई नहीं कॉज करता, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको अभी एक्सपांड करने की जरूरत है न्यूक्लियर पावर को, ताकि हमारे जो एनर्जी गोल्स हैं, जो हमारे ऊर्जा के लक्ष्य है, वो पूरे हो सके। सो अब सिंपल हमें देखना है कि आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या। इट इज द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। ये कह रहे कि आपका जो न्यूक्लियर फील्ड है, आपका जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं या फिर आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल चीजों को देखते हैं न्यूक्लियर फील्ड के लिए, उसका ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको ज्यादातर मशहूर इस नाम से जाना जाता है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मतलब न्यूक्लियर एटम को यूज करिए किसके लिए, पीसफुल तरीके के लिए, मतलब शांति के लिए, किसी को अटैक करने के लिए, और डेवलपमेंट के लिए, कैसे, एनर्जी जनरेट करके। दिस इज द टाइटल, दैट इज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन। तो यूएन के अंडर काम करती है आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब मेन काम क्या है, आप सेफ तरीके से यूज करें न्यूक्लियर एनर्जी को,
सिक्योर तरीके से यूज करें, पीसफुल तरीके से यूज करें, और न्यूक्लियर साइंस का यूज इसी के लिए किया जाना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका वियना दैट इज ऑस्ट्रिया में है। लगभग 178 मेंबर स्टेट हैं, तो 178 देश इसके मेंबर है। सो दिस इज अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सिंपल ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को आप यूज करिए पीसफुल तरीकों के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के ऊपर गोला दागना है, बारूद दागना, उसके लिए नहीं, सिंपल इसको एनर्जी के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने एक नया कानून लाया है जिसको कहते हैं नेचर रिस्टोरेशन लॉ। मतलब आपने प्रकृति को दोबारा से रिस्टोर करना है, उसको दोबारा से यहाँ पे लेके आना है। सो पेज नंबर कौन सा है ये, पहले ये देखिए 150, वेरी गुड। सो व्हाट इज नेचर रिस्टोरेशन लॉ, कि प्रकृति को दोबारा से वापस लेके आना, उसको रिस्टोर करना है। सो NRL, Nature Restoration Law, which was enacted by the European Union, is an inspiring model from which India can draw points to tackle its growing environmental crisis। ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो एक नया नेचर रिस्टोरेशन लॉ कानून लाया गया है, प्रकृति को रिस्टोर करने का जो कानून लेके आए हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग मॉडल है और भारत को इसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि भारत में भी जो एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो पर्यावरण के दुष्प्रभाव है, उनको कम किया जा सके। अब ये लॉ है क्या, नेचर रिस्टोरेशन लॉ क्या है? इट इज अ यूरोपियन यूनियन लॉ टू टैकल ट्रिपल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये कह रहे हैं कि जो आपका ये नेचर रिस्टोरेशन लॉ है यूरोपियन यूनियन का, इन्होंने 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया। पहला है जलवायु परिवर्तन, दैट इज क्लाइमेट चेंज। दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फाउना का जो लॉस हो रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो है उनका लॉस हो रहा है, उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं। तीसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि आपका जो वायुमंडल है, पर्यावरण है, उसके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो सिंपल क्लाइमेट चेंज को रोकना है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस को रोकना है, तीसरा एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोकना है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का सिंपल मीनिंग है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, राइट, मल्टीपल टाइप के पोल्यूशन को रोकना है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस का मतलब क्या है कि कहीं से चीता विलुप्त हो जा रहा है, प्रजाति खत्म कर दे रहे हैं, कहीं पे वल्चर विलुप्त हो रहे हैं, सुबह हमने रोकना है। क्लाइमेट चेंज का सिंपल मीनिंग है पहले जो सर्दी का पैटर्न था, गर्मी का पैटर्न था, बरसात का पैटर्न था, सबका सब अभी चेंज हो चुका है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। तो ये पहला ऐसा कानून है जो कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए लाया गया है, मतलब पूरे यूरोप में ये जो लॉ है वहां पे वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले ही मान रहे हैं, मतलब अगर ऐसा लॉ एशिया में आता तो एशिया में क्या है, सारा का सारा एशिया, चाहे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, सबको मानना पड़ेगा। तो पहले इसमें सिंपल समझिए, ये जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ है ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप के ऊपर अप्लाई होता है। सो सिंपल इसको आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं कि क्या क्या इनके टारगेट्स हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पढ़िए, क्योंकि पहला ऐसा लॉ है जो कि पूरे के पूरे किसी महाद्वीप के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए लाया गया। सबमरीन नहीं देखी होती कई लोगों ने, आजकल तो चलो इंटरनेट है आपके पास। दिस इज सबमरीन, इसको पनडुब्बी कहते हैं हिंदी में। पनडुब्बी मींस पानी के नीचे डूब कर चलने वाली एक जहाज। सो ये 300 मीटर तक भी नीचे जा सकता है पानी के, राइट, प्रेशर के थ्रू, और फिर भी इसमें लोग रहते हैं, है ना। तो दिस इज, आपने वो पिक्चर देखी है, पिक्चर का नाम भूल गया मैं, उसमें था ये, कुछ याद नहीं आ रहा, इंडियन मूवी है वो। तो इसमें न्यूक्लियर पावर होता है, मतलब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली या न्यूक्लियर एटम से चलने वाली जो आपकी रॉकेट या मिसाइल होती है वो इसमें इंस्टॉल की जाती है। अंडर वाटर आप अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो आपकी सबमरीन्स है ये मैक्सिमम वाटर के नीचे ही रहते हैं। जैसे कोई दुश्मन दिखेगा ये बाहर आ जाते हैं, है ना। या फिर जब इनको रेडार के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल 300 मीटर पानी के नीचे हैं, जब इनको दिखता है कि सामने से रेडार सिस्टम के थ्रू इनकी टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में कोई आ रहा है, तो ये पहले एक बार उनको मैसेज देंगे कि कृपया करके बॉर्डर के क्रॉस ना करे, बॉर्डर के आगे ना आए। नहीं मानता है तो फिर मिसाइल दागी जाती है, और वो भी 300 नीचे ही होते हैं, 300 मीटर या 200 मीटर नीचे होते हैं। अलग अलग आपकी जो सबमरीन है उनका अलग अलग डेप्थ में काम करने का एक लिमिट होता है। सो दिस इज सबमरीन। सो इंडिया क्वाइटली लॉन्च्ड its fourth nuclear powered ballistic missile submarine, that is SSBN, at the shipbuilding center Visakhapatnam, enhancing its nuclear deterrence capability। ये कह रहे हैं कि भारत ने चुपचाप, मतलब बिना किसी शोर के, बिना किसी रोले के, है ना, उन्होंने क्या कर रखा है कि चौथी जो आपकी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक
मिसाइल सबमरीन है, उसको यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में। और इससे हम क्या चाहते हैं, हमारा भारत जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस हो जाए, भारत में जो न्यूक्लियर पावर से लड़ने वाली जो क्षमता है वो बढ़ जाए, ताकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। अगर बाकी देशों के पास है तो हमारे पास भी होने चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास अबाउट इंडियाज 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो ये भारत की चौथी न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, राइट। So it is 4th SSBN, that is nuclear powered ballistic missile submarine, जिसका कोड नेम है S4। It is nearly 75% indigenous content and equipped with K4 ballistic missiles which have range of 3500 kilometers and are fired through vertical launch system। ये कह रहे हैं कि 75% जो ये सबमरीन बनी है ये भारत में ही बनाई गई है, इंडिजिनस में स्वदेशी रूप से बनाई गई है। इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे रखा गया है, इसके बीच में K4 बैलिस्टिक मिसाइल को, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। अब जब इसको यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ेंगे तो यहाँ से मिसाइल आएगी एंड वो वर्टिकली हिट करेगी, मतलब अंडर वाटर नहीं जाएगी, ये वर्टिकल इसमें इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है, राइट। व्हाइल द फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी, मतलब ये 4th है, राइट। इससे पहले जो फर्स्ट आई थी, फर्स्ट का नाम है INS अरिहंत, इसका 750 किलोमीटर का रेंज था और इसमें K15 न्यूक्लियर मिसाइल था, राइट। दूसरी जो इसके पास है दैट इज INS अरिघाट, उसके बाद INS अरिधमन, ये अपग्रेड किए गए हैं, मतलब इसी के अपग्रेड है, K15 का ही अपग्रेड है और दे कैन कैरी ओनली K4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सब मिसाइल सबमरीन्स हैं, जैसे कि INS अरिहंत, अरिघाट, अरिधमन और चौथी आपके पास आई है अभी, क्या नाम है इसका क्या नाम है, S4 का क्या नाम रखना चाहिए बताएंगे बहुत जल्दी। So S4 follows the commissioning of INS अरिघाट। So S4 जो है ये अरिघाट को ही कमीशन करने वाला काम कर रहा है, तो दोनों में इसको रखा जाएगा और डीप सी में भी इसकी पेट्रोलिंग की जाएगी। तो अभी इसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं और S4 इसका कोड नेम है। अब क्वाइटली क्यों किया, चुपचाप क्यों किया गया, क्योंकि यूएस और जो बाकी कंट्री जिनके पास खुद के पास न्यूक्लियर सबमरीन है बट दूसरों को कहते हैं कि नहीं ये नहीं बनानी है, ये खतरनाक है, आप एक टाइप से गलत चीज कर रहे हैं, बट इनके पास खुद है अवेलेबल। तो यहाँ पे उनके नाम भी हैं जिनके पास ऑलरेडी है, खुद इनके पास है पर बाकियों को बनाना नहीं देना चाहते, फिर सैंक्शन लगा देते हैं। सो SSBN दैट इज दीज आर दी पोटेंट हाईली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट। तो ये बहुत ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत ही विशेष मिलिट्री एसेट्स हैं, मतलब एक टाइप से मिलिट्री प्रॉपर्टी है। दे आर ऑपरेटेड ओनली बाय US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस and India. These are armed with submarine launched nuclear ballistic missile। ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट हैं ये हमारे लिए, और ज्यादातर इनको कौन कौन ऑपरेट करता है, US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस और इंडिया। इंडिया भी इसका पार्ट है। इसमें ज्यादातर अगर आप देखें तो सबमरीन में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, राइट, उसमें ये इक्विप्ड होती है। दिस सबमरीन्स आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रिलायबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडरपिन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं कि इन सबमरीन्स का मेन जो डिजाइन है वो इसीलिए बनाया गया ताकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंडिया क्या कहता है, इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन अनटिल और अनलेस दूसरा आपके ऊपर अटैक करे। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे। तो सिंपल, हम जब भी यूएस कहता है कि आपने क्यों बनाया, आपका क्या मतलब इसमें दृष्टिकोण है, आपका क्या विजन है, आप चाहते क्यों ये बनाना, तो हम ये कहते हैं कि अगर बाकी लोग बना रहे तो हमारे पास भी होना चाहिए, सो दैट अगर कोई दागेगा तो हम भी दाग देंगे, है ना। हमारा सेकंड यूज हमारा प्रायोरिटी है। और दूसरा बात क्या है कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस, मतलब हमारे पास भी रणनीतिक रूप से हमारे पास भी खुद के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए ताकि हमें कोई इसके थ्रू डरा ना सके, राइट, कोई हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर ना बनाए। तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर कोई आपकी डिस्ट्रक्शन करता, आपके ऊपर तबाही करना चाहता तो आप भी किसी की तबाही करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। विद अनलिमिटेड रेंज एंड एंड्योरेंस द SSBN इज कंस्ट्रेंड ओनली बाय फूड सप्लाईज, क्रू फटीग एंड मेंटेनेंस। ये कह रहे हैं कि हालांकि इसमें अनलिमिटेड रेंज होती है आपकी सबमरीन में, इसमें एंड्योरेंस मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा है, बट इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फूड सप्लाई बहुत कम होती है, इसमें खाना बहुत कम अवेलेबल होता है,
जो क्रू है वो बहुत जल्दी थक जाता है, फटीग हो जाती है, एंड ऑल्सो मेंटेनेंस इसकी बहुत मुश्किल है क्योंकि अंडर वाटर रहता है, तो इसमें मेंटेनेंस का भी इशू रहता है। सो इसलिए इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं। नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस। सिंपल छोटा टॉपिक है, इसको आप खुद पढ़िएगा। रिसेंटली जो आपका चेन्नई है वहां पे एक्सपीरियंस किया गया, एक नेचुरल टाइप की आपकी लहरें आ रही थी और इन लहरों में मल्टीपल टाइप के कलर्स देखने को मिले। अब ये जो कलर है, ये लुमिनेट जो हो रहे हैं, ल्यूमिनेंस जो हो रही है, ये हो रही है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या है कि कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कुछ एक ऐसे जीव हैं, जब वो रात के समय आते हैं तो वो जैसे जुगनू होता है उसकी तरह ये लुमिनेट करते हैं। सो रिसेंटली चेन्नई एक्सपीरियंस्ड, नहीं इसको हटाओ, डबल रिसेंटली हो गया ना। चेन्नई रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड कैप्टिवेटिंग नेचुरल स्पेक्टेकल्स एट बायोल्यूमिनेंस with illuminated its coastline, drawing attention of both resident and tourists। तो जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो भी आपके टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, उन्होंने इसको देखा और इससे बहुत ज्यादा उनको एक टाइप से अचंभित हो गए। कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन है जिसको कहते हैं डायनो फ्लैगेलेट्स, वो इसमें कलर एक टाइप से इल्यूमिनेट करते हैं। दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स दैट एमिट लाइट ऑन द ओशन सरफेस। तो कुछ एक आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, प्लांट या प्लैंक्टन्स हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं जुगनू की तरह रात के समय, और इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसी लाइट वाली लहरें देखने को मिल रही। तो दिस इज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, कंप्लीट इतना ही। 153 191 है अभी ये